अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। तो जनाब, आज सुबह के वक्त हम कुछ ऐसी अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए हैं कि जो लोग कैमरे के उस पार बैठे नाश्ता कर रहे होंगे ना, वो सुकून का सांस लेंगे कि अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया और ऐसा भी हो सकता है। सिनेमा के रौनकें बहाल होंगी जनाब, शादियाने भी बासानी बच सकेंगे क्योंकि मुल्क भर में 1 जुलाई से सिनेमा घर और शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात की इजाज़त दे दी गई है। NCOC के मुताबिक मज़ारात, इंडोर डाइनिंग, सिनेमा, जिम्स खोल रहे हैं, लेकिन शादी की आउटडोर तकरीब में 400 अफराद और इंडोर में 200 अफराद शरीक हो सकेंगे। यानी कि लोगों के जो तादाद है ना, उस वो बता दीजिए। इससे ज़्यादा अगर एक भी बंदा होगा ना तो मुझे लगता है लाइटें बंद हो जाएंगी। सिनेमा हॉल्स रात 1 बजे तक फिल्मों की नुमाइश कर सकेंगे। चलें, शुएब जो है ना, वो बेचारे वैसे ही बहुत बोर हो रहे थे कि यार कब सिनेमा खोलेंगे, मैं कब जाऊंगा। तो बस पहले की आप टिकट बुक करा लें। पहले तो रोज जाता था सिनेमा लेकिन वाकई दिल कर था मूवी देखने का। तो आप मॉल जाते थे ना, सिनेमा की आप वीरानियां देखते ना, दिल को कुछ होता था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं महक, वो सिर्फ और सिर्फ ना पॉपकॉर्न्स खाने जाते हैं, उन्हें पॉपकॉर्न्स खाने मजे के मिलते हैं सिनेमा में बैठ के, तो वो भी जा सकेंगे। 1 जुलाई से कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक जारी रखने की इजाजत भी दे दी गई है, लेकिन इन तमाम सहूलियात से फायदा कौन उठा सकेगा? जो वैक्सीनेटेड हैं, वो शहरी जिनके पास सर्टिफिकेट है कि उन्होंने वैक्सीनेशन लगवा ली है। सर्टिफिकेट की तस्दीक और अमले की वैक्सीनेशन इंतजामिया के लिए लाजिम करार दे दी गई है। तो पहली तारीख से पहले जल्दी से जाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं। वैसे तो हमें यकीन है कि हमारी बात पे आप बहुत अच्छे आप लोग हैं, आप सब ने अमल किया होगा, प्यारे बच्चों की तरह वैक्सीनेशन लगवाई होगी। बस अगर आप इन चीज़ों से कहते हैं ना कि हम लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं, तो फिर आपने अपने लिए और अपने प्यारों के लिए वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। आसानी की तरफ तभी हम बढ़ पाएंगे जब हम वैक्सीन लगवाएंगे। जब आसानी की बात हो रही है तो वज़ीर आज़म की जानिब से दिलाई गई एक उम्मीद का जिक्र करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि मुश्किल वक्त गुजर गया, कोरोना के इन हालात के बावजूद, इन मुश्किलात के बावजूद 4% ग्रोथ हासिल करना ये हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। एक बार फिर महंगाई का तस्करा किया और कहा महंगाई एक बड़ा चैलेंज है और इस पर काबू पाया जाएगा। मुश्किल हालात हैं जिसमें मुल्क चला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए पैकेज का ऐलान भी किया, क्योंकि ज़ाहिर है एग्रीकल्चर इकॉनमी है पाकिस्तान की और इसके लिए ये पैकेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में इशाई से खिताब कर रहे थे और कल का दिन अगर हम उनका जिक्र उसका करें, नारान गए थे, वो मसरूफ़ दिन गुजारा था। सयाहत के फ़रोग़ पर उन्होंने ज़ोर दिया था। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इस पर हम कहना चाहिए वो फोकस्ड है टूरिज़्म के अट्रैक्ट करे, क्योंकि टूरिज्म पोटेंशियल है पाकिस्तान का। इसीलिए आप भी कहते हैं, इसीलिए मैं गया था और इसीलिए मैं जाऊंगा दोबारा जाऊंगा। ठीक है जी। वज़ीर आज़म तो पूरी उम्मीद है कि जनाब जो मुल्क है उसको हम ट्रैक पर ले आएंगे, लेकिन बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक बहरान सर उठा लेता है। गैस के बाद बिजली का बहरान अब संगीन हो गया। स्पेशली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सनतों को भी गैस सप्लाई मुअत्तल हो गई है और SNGPL के मुताबिक दोनों सूबों के CNG सेक्टर्स को भी गैस नहीं मिलेगी। फैसला कराची में LNG टर्मिनल की मुरम्मत के बायस किया गया है। सनतों और CNG सेक्टर्स को सप्लाई 5 जुलाई तक मुअत्तल रहेगी। सुई सदन की जानिब से सनतों और CNG सार्फिन को पहले ही गैस मुअत्तल की जा चुकी है। पावर सेक्टर को भी 50% तक की गैस लोड शेडिंग का सामना है। जब हम गैस लोड शेडिंग की बात करते हैं तो ना सिर्फ सन्नती हजरात बल्कि जो घरेलू सार्फिन हैं वो भी इससे काफ़ी हद तक हमें मुतासिर नजर आते हैं। तो एतराफ़ भी कर लिया है महक के जो डोमेस्टिक यूज़र है वो भी सफ़र कर रहे हैं। और फिर देखें ना, अगर ये चीज़ें होंगी तो घरों में ना तो खाना पकेगा और ना ही पेट भरेगा। फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर कुछ लड़ाइयों में हम एक आपको शादी की भी खबर देंगे। कौन सी खबर है वो? वैसे मुझे लगता है जिनकी शादी हुई होगी ना, उनके घर में लड़ाई होगी। हाँ, ये हम बात हरीम शाह की कर रहे हैं, जिनसे उनकी शादी हुई है। चूँकि वो पहले से शादीशुदा हैं, इस वजह से हरीम शाह अभी तक तो बता नहीं रहे कि शादी किससे हुई है। ये ज़रूर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा से उनकी शादी हुई है। वो कहती हैं कि वजीर भी हैं, वो जाने मानी, उन्होंने कहा जानी मानी हस्ती हैं। वैसे वो कुछ भी कह देती हैं। अच्छा उन्होंने कहा जी कि सिंध असम्बली से बड़ा गहरा पक्का ताल्लुक है उनका, लेकिन जो उन्होंने इंकशाफ किया है शादी का और ये वो कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, मौजूदा वजीर हैं। तो सोशल मीडिया में एक धूम मची किस चीज़ की? घड़ी की। और अंगूठी की। आपने घड़ी पहनी है? नहीं, मैं भी उस पार्टी का रहनुमा भी नहीं हूँ, लेकिन बात यह महक कि वो जो तस्वीर शेयर की गई है तो जाहिर है अगर वो ये कह रही हैं कि बताना नहीं चाह रही हैं, वो अगर वो साहब नहीं बताना चाह रहे अपनी फर्स्ट वाइफ को, उस तस्वीर से पता चल जाएगा, क्योंकि घड़ी और अंगूठी से मालूम हो जाएगा। मैंने कल वैसे पीपल्स पार्टी के सारे वज़रा की तस्वीर निकल गई। हाँ, स्पेशली
अच्छा मैंने किसी को नहीं चेक किया, मैंने कहा कि फाइन इट्स फाइन, लेकिन मेरा एक सवाल है, तो बिल्कुल आगे स्क्रीन पे कह देना कि ये देखिए ये मेरे हाथ और मेरी घड़ी ये मेरी घड़ी कुछ और है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाह रहा था, अगर वो ये कहती हैं कि उनके शौहर ने बताया नहीं है कि उन मामलात को देखा जा रहा है, तो पाकिस्तान में कानून है एक, आपने अगर दूसरी शादी करनी है तो पहली बीवी से इजाज़त लेनी पड़ती है, इजाज़त लेने के बाद दूसरी शादी होती है, तो अगर इजाज़त के बगैर ही दूसरी शादी है तो पहली वाली वाइफ मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। मोहब्बत में कुछ भी हो सकता है शुएब, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मतलब मैं लीगैलिटीज़ की बात करूँगा, अगर वो ये कहना चाह रही है कि उनको फर्स्ट वाइफ को मालूम नहीं है तो देखिए मेरी बात सुने, मुझे लगता है पीपल्स पार्टी से उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि एक तो पीपल्स पार्टी में शाह बहुत है, ठीक है। दूसरा, जब उन्होंने कहा कि वो अपनी पहली बीवी को राजी करें तो उन्हें पता है कि मोहब्बत है ना, तो दूसरी शादी भी होगी, बीवी भी राजी हो जाएगी, पहले राजी कर लेते, हर चीज को फेस कर लेते, पहले राजी कर लेते, जब अनाउंस ही कर दिया कि शादी हुई तो फिर प्रॉपर अनाउंस करते हैं, फिर दुल्हा अनाउंस करती हैं। फिर अब अगर हरीम शाह हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो कह रही है मीडिया में इन रहने का तरीका तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे ये बातें हो रही थी कि नहीं ये हरीम शाह जो है वो मीडिया में इन रहने के लिए ऐसी बातें करें, लेकिन कल एक निजी टीवी को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो बहुत ज़्यादा वसूख से वो कहती थी कि बहुत जल्द मुकम्मल तस्वीर भी आ जाएंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी शादी में थे, इवन शैला रज़ा ने भी इनकार कर दिया, नहीं थे बिलावल नहीं थे, हाँ शैला रज़ा ने भी कहा कि जनाब हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमारे नुमाइंदे से भी गुफ्तगू की है, रेहान से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है, क्या गुफ्तगू की है आपको दिखाते हैं। टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर कौन है वो? घड़ी भी देखो मेरी भाई, मेरे हाथ साफ है। लगता है इस बार हरीम शाह अपने मद्दाहों के साथ कसौटी खेल रही हैं। अभी वो वजीर हैं और कराची से ही उनका मतलब रहते हैं, ताल्लुक कराची से नहीं है लेकिन कराची में रहते हैं। शौहर का चेहरा नहीं हाथ दिखाया, पीपी के सारे वज़रा को मशकूक बनाया। घड़ी मुशावत रखती है लेकिन ये वो घड़ी नहीं और ना ही ये वो हाथ है। घड़ी हमेशा मैं पहनता हूँ, अंगूठी नहीं पहनता। वो जो भी हैं, आड़े है एक मजबूरी, पहली बीवी को मनाना है जरूरी। तो जैसे ही इनकी वाइफ वो हो जाएंगी, एग्री हो जाएंगी, फिर हम इंशाल्लाह जरूर डिस्क्लोज करेंगे पोस्ट जल्दी। समय के प्रोग्राम 7 से 8 में हरीम शाह ने बताया कि वो अपने शौहर के साथ तुर्की जा रही हैं, वापस आकर वलीमा होगा। हमने आपको ये रिपोर्ट भी दिखाई है, लेकिन हमेशा हम देखते ये थे कि दुल्हन का चेहरा छुपाया जाता है ना, और कहते हैं कि शौहर सबसे पहले घूंघट उठाएगा और वही देखेगा, होता ही है वैसे, लेकिन अब ये कि दुल्हन का चेहरा छुपाया जाता है। अच्छा, वैसे आपको महक लगता है कि जो तस्वीर सामने है वाकई शादी ही की तस्वीरें हैं, किसी शूट की तो नहीं? अच्छा, मैंने कल जब इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट देखा तो मुझे लग रहा था कि ये कोई शूट है, क्योंकि वो ये जो तस्वीरें हैं ये काफी देर पहले की अपलोड हुई हैं। कह भी रहे कि वलीमा बाद में होगा, वलीमा बाद में होगा, हो सकता है कि शादी भी फिर बाद में हो, लेकिन लेट्स सी, अगर तो शादी होगी है हरीम की तो अल्लाह पाक उन्हें खुशहाल ज़िंदगी दे, और जनाब दोनों ख़वातीन को, वो जो एक ही शौहर की दो बीवी, उनको साथ मिल बांट के रहने की तौफीक अता करे। अच्छा जी, टिकटॉक स्टार तो हरीम शाह साहिबा धूम मचा रही हैं, लेकिन दीगर टिकटॉकर्स जो हैं उनका कारोबार फिलहाल के लिए बंद होगा, क्योंकि गैर अखलाकी मवाद की तशहीर पर सिंध हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि PTA ने गैर अखलाकी मवाद हटाने के लिए एक्शन नहीं लिया, जिस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल और दीगर फ्रीकैन से 8 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। जो बाकी टिकटॉकर्स है ना, वो सोच रहे होंगे कि अब हमने क्या करना है, लेकिन और भी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, उन्हें प्रॉक्सीज का पता है, वो कर लेते हैं, और फिर कुछ कहते हैं कि हम पाकिस्तानी बाहर रह के बना लेंगे, बाहर लगे जरूरत में तो वैसे भी कहते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर टिकटॉक बंद हो भी जाए, वो बाहर से बना लेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अब जरा महंगाई से मुताल्लिक बात कर लेते हैं, वफाकी बजट की बात करते हैं। इसकी आज मंजूरी होनी है, कौमी असम्बली का इजलास आज होना है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इसमें शिरकत करेंगे। तमाम हुकूमती अरकान को असम्बली इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। आपको याद होगा अपोजिशन का वो शोर शराबा और हुकूमती जवाब के बायस कौमी असम्बली का वो गर्म माहौल जिसमें बजट पेश किया गया था। खदशा तो है आज भी कहीं वही सूरत हाल ना हो। और मुझे तो याद है महक, जिस वक्त बजट की बात हो रही थी, जब बजट पेश होना था, हमने उस दिन बजट पेश होने से पहले तमाम सियासी रहनुमाओं से सवाल किया था कि कहीं आज भी, यानी उस दिन की मैं बात करूं, कि ये तो नहीं होगा कि बजट की कॉपियां फाड़ी जाएंगी, कहीं मामलात ऐसे तो नहीं होंगे, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन हुआ फिर भी वही था जो हर दफा होता है। नहीं, इस दफा ज्यादा हुआ था, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हुआ था कि हम खुद शर्मिंदा हो गए थे कि यार ये वो जगह है कौमी असम्बली जहाँ का तकद्दुस बहुत ज्यादा हम सब के लिए जरूरी है, और वहाँ पर जो अंदर बैठे लोग
लोग हैं जब वो इस जगह के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर वो अवाम का कैसे ख्याल रख सकते हैं। खैर, इस पर हमने बड़ी डिटेल में भी तब बात की थी जब ये 3 दिन तक हंगामा आराई होती रही थी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए गए, बातें भी हुई, लेकिन इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अपना किरदार क्या है। तो जनाब, जब बातें होती हैं, ऐलानात होते हैं, तब हमने देखा कि अक्सर दावे भी होते हैं, वादे भी होते हैं, लेकिन वो वादे ही क्या जो वफ़ा हो जाएं, और फिर होता ये कि सब की सब तदबीरें बेकार होती हुई नज़र आती हैं। क्योंकि जब बजट पेश होने जा रहा था तो हमने देखा कि जनाब खूब हंगामा आराई हो रही थी, खूब जो है शोर शराबा हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद महंगाई जो है उसका तूफ़ान थम नहीं रहा। उसके बाद जो है महंगाई मुझे लगता है ज़्यादा हो गई और मुल्क में महंगाई की शरह 15% से तजावुज़ अब कर गई है। चीनी, दालें, कुकिंग ऑयल, सब्जियां, दूध और आटे समेत तकरीबन 21 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। कराची की अगर हम बात करें, जहाँ पर वैसे ही बहुत मसले हैं, तो यहाँ कराची जो है मुल्क का सबसे महंगा तरीन शहर बन गया। अब इससे मैं क्या कहूँ, ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कहूँ या मोस्ट अनमैनेज्ड सिटी कहूँ? ये आप कहेंगे अनमैनेज्ड, क्योंकि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई भी। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर कोई सस्ती चीज़ बेचेगा ना, तो लाहौर में तो सिर्फ गिरफ्तार हुआ है, तो यहाँ पर न जाने कितनी कार्रवाइयाँ हो जाएंगी कि तुम ये कर क्या रहे हो। दीगर मार्केट्स में भी कीमतें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। इस वक्त मार्केट्स में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो मुख्तलिफ मार्केट्स में मौजूद हैं। मोहम्मद लुकमान, उस्मान सिद्दीक और मोहसिन अली, उनसे हम जानते हैं। आने के बाद उम्मीद पैदा हो गई थी कि अवाम के लिए हुकूमती इक़दामात अनाउंस हुए हैं। एक तासर था कि महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई की शरह कम नहीं हुई, उल्टी एक हफ्ते में 0.8% महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। अगर आप घी की कीमत देखें, कुकिंग ऑयल की कीमत देखें, घी चीनी की देखें, दालों की देखें, तो वही या मौजूद है। अगर कम भी हुई है तो वो इतनी कम नहीं है कि जो नजर आए। इस बारे में अवाम क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। घी है, घी का रेट देख लें, चीनी है, आटा, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट उसी रेटों में मार्केट में सेल हो रहा है। रेट एक दफ़ा घी का कम ज़रूर हुए थोड़े से, लेकिन अब देखा जाए तो दोबारा उसी रेटों पे बिक रहा है। चीनी आम स्टोर में या कुछ चीज़ों में नहीं मिलती, ठीक है। अगर मिलती है तो वो कहते हैं उन स्टोर पे बैग पे रखी है, वो 110 रुपये 115 रुपये चार्ज कर रहे हैं 1 किलो के, ठीक है। जैसे सरकारी रेट उससे कम है। और उसके बाद ऑयल है, वो भी 10 रुपये उल्टा बजट के बाद महंगा हुआ है। सस्ता तो नहीं हुआ, इस पे कंट्रोल होना चाहिए, इस पे यानी कि थोड़ी देखभाल होनी चाहिए, देखना चाहिए चीज़ों को कि कंट्रोल नहीं हो रहा। कुछ चीज़ें लोगों ने खुद से भी बढ़ाई हुई हैं कीमतें, हुकूमत ने तो प्राइस कुछ छोड़ दी है चीज़ों की, लेकिन लोगों ने प्राइस जो है ना वो बढ़ाई हुई है। लाहौर की आवाम कहती है कि बजट में बहुत अच्छी तकरीरें हुई, बजट में बहुत अच्छे ऐलानात हुए, लेकिन उसके असरात महंगाई पर नजर नहीं आए। महंगाई जूं की तूं वहां मौजूद है। हुकूमत ने सिर्फ ऐलान तो किए, लेकिन अमली इक़दामात नहीं किए। आइए अब फैसलाबाद चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। इसके लिए मैं माइक अपने साथी के हवाले करता हूँ। देखें, नया बजट आ गया, मगर अवाम पर मुसल्लत महंगाई का पुराना तिलिस्म ना टूटा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान फैसलाबाद में महंगाई का जिन पंख लगा के उड़ा। आटे, दूध और सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के औसान किस हद तक हिलाए, उनसे ही जान लेते हैं। ये बजट तो ये यकीन मानो कि गरीबों पे ना एटम बम है, ठीक है। कोई किसी चीज़ में रिलीफ नहीं है। अगर किसी चीज़ में 5 रुपये रिलीफ है, उसकी 10 रुपये चीज़ बढ़ा के तो उसको 5 रुपये कम कर दिया जाता है। ना कोई गाड़ियों की कीमतें, ना बाइकों की कीमतें, कोई रिलीफ नहीं है। आटा पहले से महंगा हो चुका है। दूध के 10 रुपये दूध वालों ने एक्स्ट्रा कर दिए हैं। आटे वालों ने आटा महंगा कर दिया है। किसी चीज़ का घी 330, 320, 340 पे चला गया है। महंगाई जो है ना बस दरमियानी है, ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। बस गरीब आदमी थोड़ा सा परेशान है। ईद पे थोड़ा बहुत महंगा तड़का शड़का तो लगाते हैं हर चीज़ को। बजट आया है, लेकिन हमें वो असम्बली तक ही पता चला है कि बजट बहुत अच्छा पेश हुआ है। बाहर उसका कोई अमली जामा जोनसन हमें नज़र नहीं आ रहा। अभी आगे देखिए बड़ी ईद आ रही है, उसके जो जितने मसाला जाते हैं, अदरक हो गए, टमाटर, मिर्चें, वो भी सही ना वो बोलते हैं कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। खाली पिछले 7 दिनों में नहीं, पिछले 3 साल से महंगाई बहुत बढ़ रही है। और खाने पीने की चीज़ें, दूध जो है वो 80 रुपीज़ था, अब 120 हो गया है। चिकन जो था वो 150 था, 350 है। आप मार्केट में चले जाओ, मंडी मवेशी में, वहाँ जो
60-70 हज़ार का जानवर है, उसका 1.5-2 लाख मांग रहे हैं। अदादो शुमार बताते हैं कि शहर फैसलाबाद में टमाटर 60%, आलू 30%, प्याज 25%, हरी मिर्च 60%, जबकि लहसुन की कीमतें 35% तक महंगी हो चुकी हैं। यही नहीं, मौसमी सब्जियों की कीमतों में भी 30% तक इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज़ फ्लोर मिलों की बंदिश की वजह से माफिया ने आटा ब्लैक में फ़रोख्त करके 600 रुपये तक कीमतें बढ़ाई हैं। फैसलाबाद में महंगाई की सूरत हाल आपको बता दी। अब रुख कर लेते हैं शहर औलिया यानी मुल्तान का कि वहाँ पे महंगाई की क्या सूरत हाल है। जी, आपने फैसलाबाद की तो सूरत हाल देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ मुल्तान में बजट के बाद गोश्त की कीमतों में इजाफा कितना हुआ या कम हुई है। आइए जानते हैं खरीदारों और दुकानदारों की ज़बानी। बजट से पहले जो था ना रूटीन मुर्गी की, वो तकरीबन 450-500 तक जा चुकी थी। तो जैसे बजट पेश हुआ है उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ नज़र आया है। मुर्गी 250-220 तक आई है, 220 तक आई है, उससे नीचे नहीं आई। जैसे अब बजट पेश हो चुका है तो मुर्गी 220 तक आने के बाद अब दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। उसकी अब देख सकते हैं आपके लिस्ट के ऊपर 300 रुपये का रेट आ चुका है, यानी कि 220 नीचे आने के बाद अब दोबारा ऊपर जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो इसका नाम क्या, बड़े गोश्त की कीमत है, छोटे गोश्त की कीमत है, आज 4 महीने पहले 3 महीने पहले वही खड़ी है। बजट में कोई फायदा नहीं है। मुर्गी की कीमत में 5-10 रुपये 4 रुपये फ़र्क हुआ है। जब से बजट आया नुकसान ही हो। ये बजट आवाम के नुकसान का है। ये बीफ जो हम ले आते हैं 600 बेच रहे हैं, ये 580 रुपये हमें परचेज़ होता है, 600 में हम बेचते हैं। ना अभी भी के गाहक नहीं भी लेता, गाहक चला जाता है, हमारा जो बच जाता है वो हमें नुकसान से होटल पर देना पड़ता है। मटन है 1350 रुपये किलो हमें परचेज होता है, 1400 रुपये हम बेचते हैं और फिर भी गाहक कोई आता है, कोई लेता है, कोई नहीं लेता। बजट पेश होने के बाद मुल्तान में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 100 रुपये तक कमी की गई है, लेकिन मटन और बीफ की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई, जिसकी वजह से शहरियों ने हुकूमत से बजट में रिलीफ मिलने के दावों पर सवालात उठा दिए हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। इदारा शुमारियात के स्टैट्स आपके हमने सामने रखे। मार्केट की सूरत हाल क्या है ये हमने आपको बताई। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये बताएं कि ये तो हमने मार्केट की सूरत हाल से मुताल्लिक जिक्र किया, लेकिन इमरान खान साहब ने कल खिताब करते हुए एक उम्मीद दिलाई। उन्होंने कहा कि कोरोना के हालात के बावजूद 4% ग्रोथ की है पाकिस्तान ने, हमारी गवर्नमेंट ने। तो सर ये 4% ग्रोथ से क्या महंगाई काबू में आएगी, क्या मैं ये समझूं? देखें, पहली बात तो ये कि जो खान साहब के फिगर हैं इस पे दीज आर द कंट्रोवर्शियल फिगर्स। इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा है। बहरहाल अगर हम मान लेते हैं 4% ग्रोथ हुई है, तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि आपकी इनकम बढ़ेगी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ता है। राइट। जब आपकी ग्रोथ होती है तो उससे आमतौर पे कीमतें थोड़ी सी बढ़ती हैं, यानी जीडीपी ग्रोथ जब आपकी बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आइंदा भी यही होगा कि गवर्नमेंट ने खुद भी टारगेट किया है कि ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं और प्राइसेस आइंदा से बढ़ेंगी। इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई हो रही है ये है सप्लाई पुश इन्फ्लेशन, या इसकी जो बुनियादी रीज़न है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, नंबर 1, और गवर्नमेंट का रेगुलेटरी रोल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। आपने देखा कि जैसे पेट्रोलियम और उसकी लुब्रिकेंट की प्राइसेस, आपकी स्टोरेज और यूटिलिटी की प्राइसेस, इसके अलावा जो बाकी आपकी पूरी वैल्यू चेन में जितने भी आइटम्स हैं, जो आपकी स्टोरेज से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो ये कहना कि ग्रोथ की वजह से कोई आपकी महंगाई कम होगी, मेरे ख्याल में कोई ये जस्टिफाइड बात है नहीं। यानी अगर वो कह रहे हैं कि 4% ग्रोथ हुई है तो हम उससे ये उम्मीद बिल्कुल ना बांधें कि पाकिस्तान के हालात अच्छे होने वाले हैं या महंगाई पर काबू पाने वाला है, ऐसा कुछ मामला होगा नहीं। देखिए 4% ग्रोथ का इटसेल्फ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम से 2 महीने पहले तक 2% ग्रोथ थी और फिर गवर्नमेंट के वहाँ पे फिगर्स आना शुरू हुए कि ये 4% ग्रोथ है, तो समझ नहीं आई कि ग्रोथ हुई कैसे है। तो ये ग्रोथ इसी तरह से बेस ईयर चेंज करके ग्रोथ के बाद अगर ग्रोथ हो भी गई है तो इस पर महंगाई पे उसका कोई असर पड़ा नहीं है, इससे बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारी आवाम को समझाने की बड़ी ज़रूरत है, जैसे अभी हम रिपोर्ट पे दिखाते हैं कि उन्हें लगता है कि बजट जैसे आया वैसे महंगाई कम हो गई, लेकिन बजट आने के बाद भी
पहले मंजूर होगा फिर उसका इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन हमारी आवाम को चीज़ समझ में नहीं आती। वो कहती हैं कि अच्छा बजट आ गया, इन चीज़ों पर टैक्स खत्म हो गया तो अब जो है महंगाई कम हो जाएगी। हमारा जब बजट आया ये पीटीआई गवर्नमेंट का, हमने देखा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ चुकी थी। तो मुझे लगता है हमारी आवाम मासूम है, गरीब होने के साथ साथ उन्हें समझ नहीं आता कि बजट जैसे ही आएगा वो फौरन से इम्प्लीमेंट नहीं होता। एक ये कि मासूम के साथ हम थोड़े से इलिटरेट भी हैं। देखें पाकिस्तान की आमदनी जो टैक्सेबल रेवेन्यू गवर्नमेंट ने टारगेट की है 5,700 अरब रुपए का है। हमारी सिर्फ डेट सर्विसिंग तकरीबन 3,100 अरब की है। हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स 1,300 अरब के ज़ाहिर है, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ऐसी है। हमारा जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो तकरीबन 900 अरब के हैं। अगर आप इन तीनों को ही मिला रहे हैं, ये 3 Ds को, डेवलपमेंट, डेट सर्विसिंग और आपका जो डिफेंस है, तो ये तकरीबन 5,600-700 ये बन जाता है। उसके बाद आपकी सब्सिडीज़ हैं, गवर्नमेंट को चलाना है, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ये बताएं कि रिलीफ कहाँ से गवर्नमेंट देगी आवाम को। तो बजट के साथ रिलीफ को लिंक करना मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये खामखा की एक बात है। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल गिमिक्स के बजट आ रहा है आपको रिलीफ मिलेगा। बजट से रिलीफ कभी भी नहीं मिल सकता जब आप डेफिसिट बजट में जाते हैं। यानी जब हम ये बात करते हैं कि बजट आया है अवाम दोस्त बजट है, ये होता नहीं है। होता नहीं है। देखिए डेफिसिट बजट कैसे अवाम दोस्त बजट हो सकता है? 5,700 अरब आप और ओवर एम्बिशियस टारगेट आप कह रहे हैं कि पिछले 4,200 अरब इकट्ठे किए, अभी आप 5,700 की बात कर रहे हैं। हाँ। और आपके एक्सपेंडिचर्स 8,300 अरब के हैं, तो आप तो ऑलरेडी डेफिसिट में है। वो कहाँ से डेफिसिट पूरा करेंगे और कहाँ पे आप रिलीफ देंगे? ऊपर से IMF आपको कह रहा है कि यूटिलिटी प्राइसेस को आप बढ़ाएं, सब्सिडीज़ को आप स्लैश करके 50% कम करें, पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपये पे ले जाएं। हाँ। तो इन सारी चीज़ों से ऑब्वियसली आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी, रिलीफ तो नहीं मिलेगा। डेफिनेटली। सो यूटिलिटीज़ की प्राइस इंक्रीज से हम क्या समझें कि आने वाले दिनों में या इस साल में ये बिजली की कीमतों में इजाफा हम देखेंगे? IMF ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस 25% तक बढ़ाएं। अच्छा। और पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए कर दें। और जो शौकत तरीन साहब ने कह दिया कि हम इसको सोच रहे हैं कि इसको बढ़ाएंगे, मतलब है कि तो आने वाले दिनों में एग्जैक्टली ये 3 चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट आएगा। कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। ओके। अब सर एक बात उन्होंने और भी की, उन्होंने कहा कि हम जो टैक्स कलेक्शन है उस बड़े फोकस्ड हैं कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो। कर पाएंगे एक सवाल, और उसका इम्पैक्ट आएगा कि थोड़ा सा फ़ायदा आवाम का भी हो जाए? देखिए टैक्स कलेक्शन पिछले साल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था 550 का, फिर उसको रिवाइज करके 4,900 अरब पे लेके आए, फिर रिवाइज किया 4,600 अरब पे लेके आए। अभी अगर आप देखिए एज ऑन टुडे तो 4,200 समथिंग की कलेक्शन हुई है। राइट। अगले साल हम 1,500 अरब का इंक्रीज हमने टारगेट किया कि 5,700 अरब की। तो बहुत ही एक ओवर एम्बिशियस टारगेट है, समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कहाँ से पूरा करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 400 अरब का बढ़ जाएगा, 5,000 अरब से ये ज़्यादा की ये कलेक्शन देखने में नहीं आ रही। और गिवन द फैक्ट कि आपके पास 30 लाख लोग टोटल टैक्स देते हैं, जिसमें से असल टैक्स 10 लाख से भी कम लोग देते हैं। और वो जो पूरा आपका टैक्स कलेक्शन है उसमें 64% आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जो टैक्स मैं दे रहा हूँ एक गरीब आदमी भी और एक बहुत अमीर आदमी सब एक ही बराबर टैक्स दे रहे हैं। और उसका बाकी जो रेस्ट ऑफ द 36% है वो आपका दैट्स अ डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम के ऊपर है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम पीटीआई गवर्नमेंट के ये जिन सालों में इनकी हुकूमत रही है इनकी हम बात कर लें, मुझे ये बताएं कि हमेशा जब भी हम किसी भी वज़रा से बात करते हैं हमें कहते हैं कि पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी जो हम अब भुगत रहे हैं और हम उसको सही करने की कोशिश करें, क्या इस तमाम दौरान में कुछ हमें सही चीज़ें नज़र आई हैं? क्योंकि 15% से महंगाई का तजावुज़ कर जाना, महंगाई की शरह 15% से बढ़ गई है। क्या पहली गवर्नमेंट्स में भी यही सूरत हाल हम देखते आए थे या उस वक्त कुछ अलग सूरत हाल थी, इस दफ़ा आवाम को ज़्यादा परेशानी हो रही है? अच्छा, अगर देखा जाए ना इकोनॉमिकली तो मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट ने भी कोई डिफरेंट नहीं किया। जो पिछली गवर्नमेंट कर रही थी, आपके डेट पिछली गवर्नमेंट के 18,000 थे, आपने 25,000 अरब के कर दिए जो अंदरूनी कर्जा जाते हैं। सर्कुलर डेट का मसला वहीं पे है। तो बाकी जितने भी आपकी महंगाई को देख लें, ग्रोथ को देख लें, इंडस्ट्रियल रिलीफ को देख लें, एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लें, तो इट्स अ रेप्लिकेशन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर पिछली गवर्नमेंट ने गलत किया था तो ये गवर्नमेंट सही क्या कर रही है। तो ये थोड़ा सा सब लोगों को एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। बस एक पॉइंट सर, और ज़राई शोबे में तरक्की हो, इसके पैकेज का ऐलान कल खान साहब ने किया है, इससे इम्पैक्ट आएगा? हाँ, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वाकई अगर इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि इस वक्त आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आपका मेन स्टे है इकोनॉमी का, और अगर इसको प्रॉपर्ली फोकस कर लेते हैं फिर ग्रोथ के चांसेस हैं जो कि प्रॉपर्ली सब्सिडी वाइज देखें, सब्सिडी वाइज और साथ में जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इंटरवेंशन है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, ड्रिप वाटर इरिगेशन आपके एग्रीकल्चर में
पानी का सबसे ज़्यादा मसला है। कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से आपकी कल्टीवेबल लैंड कम हो रही है और कहीं पे पानी ना होने की वजह से आप लैंड को कल्टीवेट नहीं कर सकते। ड्रिप इरिगेशन इज़ द सोल्यूशन। आपकी फर्टिलाइजर के इश्यूज़ हैं, आपकी सीड के इश्यूज़ हैं, इनोवेशंस पर काम करना एग्जैक्टली। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है सर। थैंक यू वेरी मच सर। साथ मुझे सिर्फ एक बात यहाँ पे करनी थी। मेरी संडे वाले दिन जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर उनसे बात हुई अबाउट द कमोडिटी प्राइसेस। तो मैं उनसे सबने पूछा कि ये क्यों बढ़ रही हैं प्राइसेस। तो उन्होंने कहा जी कि देखें आटा जो है वो 56 रुपीज़ पर केजी एक्स फैक्ट्री प्राइस है, मार्केट में वो 74 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है या 70 रुपये मिल रहा है। तो ये सारे का सारा कसूर इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है, ये जो आपके रिटेलर्स हैं इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और हम बार बार आपके शो में यही कहते रहे। बिल्कुल ठीक है। इस पर इसी पे हमने बहुत ज़्यादा बात की है। ये सेगमेंट हम करते थे अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी इसी से करते थे, ख़त्म भी इसी से करते थे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे कर रहे थे। और हमेशा जब भी हम बात करते हैं मिडल मैन की तो हमारे साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है कि प्लीज़ जहाँ पर भी है उसको सामने लाएं ताकि हम। और ये रेगुलेटरी बॉडीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी देना वाजिबात में शामिल है। इस मामले में नमूदो नुमाइश अगर की जाए तो इस अजर को वो नमूदो नुमाइश गारत कर देती है। कराची की स्पेशली बात करते हैं। हर साल कुछ ऐसा ही होता हमें नजर आता है। कुर्बानी के जानवरों को क्रेन के जरिए छतों पर चढ़ाने और उतारने का एहतमाम किया जाता है। ये एहतमाम मेरी नज़र में ये एहतमाम इसलिए नहीं है क्योंकि इस दौरान जानवर जो हैं वो अजियत से गुजरते हैं और जिस चीज़ से आप को अजियत हो किसी भी जानदार को वो एहतमाम नहीं होता। इस मामले पर आज हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़ीशान मुगल की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची में गुज़िश्ता साल इस बैल के क्रेन से गिरकर मरने के मनाजिर ने देखने और दहशत ज़दा कर दिया था, मगर इस हौलनाक वाक़े के बाद भी सुन्नत इब्राहिमी को नमूदो नुमाइश की नज़र करने का सिलसिला जारी है। इस साल भी पाक कॉलोनी में मुबैना तौर पर छत पर पाले गए बैल को क्रेन से नीचे उतारा गया। जिस बैल को चंद माह पहले खामोशी से छत पर क्रेन के जरिए चढ़ाया गया था। इसके बारे में कहा गया है कि 2 साल से छत पर पल रहा था, मगर मोहल्ले वालों ने इस 2 साल का पोल खोल दिया। अरसा तकरीबन कितना वो हो चुका है? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने? कितने महीने हुए लगभग? कितने महीने हुए होंगे इस गाय को ऊपर? 8-9 महीने। 9 महीने 10 महीने 2 महीने। हम इसको 2 साल से पाल रहे हैं और मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इसका नाम राजू है। ये हमारा घर का फैमिली मेंबर की तरह हो गया है। हमने इसको 2 साल बहुत मोहब्बत से पाला है। छोटा बच्चा लेकर आए थे, वो भी हम सीढ़ियों से लेकर आए थे छोटा बच्चा। उलमा कराम का कहना है कि नमूदो नुमाइश कुर्बानी की रूह के मुनाफी होने के साथ साथ अजर को ज़ाया करने का सबब बनती है। मजहब में जानवरों को अजियत से गुजारने की सख्ती से मुमानत है। इस तरह का रवैया इख्तियार करना कि जिससे इन जानवरों को तकलीफ़ हो या दिखावा हो, नामो नमूद हो, नुमाइश हो, रियाकारी हो, ये बिल्कुल शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। ईद कुर्बान में अभी कई हफ्ते बाकी हैं। नमूदो नुमाइश के लिए जानवरों को क्रेनों से चढ़ाने और उतारने की रस्म देखने वालों के लिए तो तमाशे से ज़्यादा नहीं होती, मगर जानवरों के लिए सिर्फ अजियत और दहशत का सबब ही होती है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। ज़रा रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि ईद कुर्बान करीब है। किसी जानवर को अजियत ना हो, तकलीफ़ ना हो, तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए, जानते बूझते या ना जानते बूझते। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने, एंड वी हैव विद अस एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट सदफ आरिफ। आप दोनों को हम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे। मुफ्ती साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा। यूँ तो आपकी मैंने गुफ्तगू का ये हिस्सा सुना, लेकिन मैं जानना और समझना ये चाह रहा हूँ कि कराची के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पर हमें देखते हैं मुफ्ती साहब कि लोगों के पास जगह नहीं है जानवर को पालने के लिए। अगर वो सड़क पर पालेंगे, वो घर के बाहर पालेंगे तो वो भी एक मुश्किल है। ऐसे में अगर कोई ये सोचता है कि मेरे पास छत का हिस्सा है, मैं वहाँ ले जाऊँ, सीढ़ियों से ले जाऊँ, और बड़े मोहब्बत से पालता है, क्योंकि हम इस पर शक नहीं कर सकते कि उसने मोहब्बत से नहीं पाला होगा। हाँ, वो जो एक मामला है कि उसको क्रेन से उतारना, वो एक ज़रूर गौर तलब बात है। लेकिन रहनुमाई कीजिए कि कराची वाले फिर क्या करें जब उनके पास एक ऑप्शन नहीं है। अब जानवर तो पालना है, और ज़ाहिर है जब कुर्बानी की बात है तो कुर्बानी तो हमने इसी तरह से करनी है कि मोहब्बत से पालें जानवरों को, कि जब वो ज़िबा हो तो हम वो तकलीफ़ महसूस कर सकें कि हमने कुर्बान किया है जानवर। ये
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सूरह हज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात इरशाद फरमाई है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सूरह हज आयत नंबर 32 में कि जो अल्लाह की निशानियों और शायर की ताज़ीम एहतराम करता है तो ये दिलों के तक़वे का काम है। 35 नंबर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा जानवरों के बारे में फरमाया, वलबुदन जालनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह, कि ये जो हज के मौका पर जानवर ज़बह किए जाते हैं या क़ुरबानी के मौका पर सुन्नत इब्राहीमी के तौर पर जो जानवर ज़बह किए जाते हैं ये अल्लाह की निशानियां हैं। और फिर इसके बाद 37 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का गोश्त पोस्ट नहीं पहुँचता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिलों का हाल तक़वा ये पहुँचता है। इन सारी आयतों को अगर आप सामने रखें तो पता ये चलता है कि तक़वा होना चाहिए, खौफ खुदा होना चाहिए, खशियत खुदाबंदी होनी चाहिए, नामो नमूद नहीं होना चाहिए, रियाकारी नहीं होना चाहिए, नुमाइश नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। अब ये बात तो बिल्कुल काबिल गौर है और दुरुस्त है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि अगर कोई बकरा है या कोई जानवर है, किसी के पास पालने की जगह नहीं, वो अगर छत पर जाकर के पालता है और फिर उसका ख्याल करता है, उसको फरबा मोटा ताज़ा करता है, उसकी खिदमत करता है, उसको चारा घास वगैरह खिलाता है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। बल्कि ये ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि क़ुरबानी के जानवर की बाकायदा खिदमत करनी चाहिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बाकायदा हुक्म दिया करते थे कि इनको पानी पिलाओ, चारे का इंतज़ाम करो, ख़ुद खिदमत फरमाया करते थे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हम जो देख रहे हैं पिछले कई सालों से, मीडिया को बुलाया जाता है, क्रेन के ज़रिए उतरवाया जाता है, लोग जमा होते हैं, तस्वीर कशी होती है, फ़ोटोग्राफी होती है, पैकेज बनाया जाता है, दावत दी जाती है, उससे पहले बाकायदा घर के सामने टेंट लगाए जाते हैं, कतारों के अंदर लोग आते हैं, बाज़ औक़ात ख़बरें मिली हैं कि जनाब टिकट तक लगाए जाते हैं और फिर गलियों में घुमा करके बताया जाता है ये इतने लाखों का जानवर है। ये सब कुछ क्या है? ये याद रखें, ये कुर्बानी की सुन्नत इब्राहीमी के हकीकी फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है। ये तो खामोशी के साथ बग़ैर रियाकारी के होना चाहिए था। इसके अंदर ये जो हमने अनासर और इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लिए दिखावे के, नामो नमूद के, ये कुर्बानी के मिजाज के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात ये कि जब कोई आदमी 5 लाख का, 1 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख रुपए का जानवर खरीद सकता है तो नीचे उसके पालने का इंतज़ाम भी कर सकता है, कोई घर ले सकता है, छत पर ही ज़िबा किया जा सकता है, किराए पर ले सकता है। ग्राउंड अगर नहीं मिल रहा, अगर कोई मैदान नहीं मिल रहा, कोई खाली जगह नहीं मिल रही है, तो इस तरह की भी कराची के अंदर बेशुमार जगह मौजूद हैं जिसका बाकायदा वो रेंट पे करके उसकी खिदमत का इंतज़ाम कर सकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जब छतों पर चढ़ाया जाता है तो उसमें बाज़ औक़ात अज़ियत का पहलू अलग है, रियाकारी का पहलू अलग है। और पिछले साल बाकायदा जानवर ज़ख्मी हुए, गिरे और मरे हैं। तो जब ये अज़ियत का पहलू सामने आ रहा है तो फिर अच्छा, एक और बात है, अगर जानवर ना भी मरे, जख्मी भी हो जाए, हड्डी टूट जाए या उसका कोई जिस्मानी ऐब और नुक्स पैदा हो जाए तो ये तो ऐबदार हो गया। और ऐबदार जानवर की तो कुर्बानी भी जायज़ नहीं होती है, तो वो तो कुर्बानी दुरुस्त भी नहीं होगी। इन सारे पहलुओं को सामने रखते हुए हमें इस तरफ आना चाहिए, वक़ार का, संजीदगी का, एहतराम का, शायर और इस निशानी की ताज़ीम के पहलू को सामने रखना चाहिए। तक़वे के साथ, खशियत खुदाबंदी और खौफ खुदा के साथ ये फरीज़ा अंजाम देना चाहिए। बाज़ औक़ात बकरे की दाढ़ी रखी जा रही, नाम रखा जा रहा, मजाक उड़ाया जा रहा, ये शायर इस्लाम की तौहीन है। इस तरह के इक़दामात से हरगिज़ एतराज़ करना ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रेज किया, मैं चाह रहा हूँ इस पर प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा। ये जानवर का जो नाम रखा जाता है, इससे मुतालिक ज़रा बताएं दीन इस्लाम क्या कहता है? इस तरह जानवर का नाम रखना, उसी नाम से पुकारना, और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर जुड़वा है तो दोनों का नाम रखना, और अक्सर ये देखा जाता है कि 2 जानवरों को साथ खड़ा करके कद काट का मुकाबला करना, इस पर रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, गलत है, ये सब रियाकारी के ज़ुमरे के अंदर आता है। और ये जो नाम रख करके फिर वो मजाक उड़ाया जाता है, फिर वो बाकायदा एक दूसरे को बताया जाता है, फिर उसकी तस्वीरें ली जाती हैं, फिर उसको फैलाया जाता है। बल्कि आज जिस टॉपिक को आपने लिया है बड़ा ज़रूरी है, मैं इसमें एक और बात भी कहता हूँ। कल ही मेरे पास
एक बाकायदा फतवा तलब किया गया, सवालनामा आया है कि अब तो बाकायदा जानवरों के सींगों की तराश खराश की जाती है, ड्रिल मशीन से सुराख किया जाता है, क्योंकि उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसकी तराश खराश करते हैं सींग, ताकि बाहर को ना निकले। कराची के कई सारे लोगों को सींग पसंद नहीं है, उसके लिए जख्म किया जाता है, मक्खियाँ उसके ऊपर बैठ रही होती है। अब ये अलामतें लोगों के अंदर डिस्कस हो रही है कि अगर कोई जानवर ऐसा है कि उसके सींग के इर्द गिर्द उसके दिमाग वाले हिस्से के ऊपर मक्खियां बैठ रही हो, तो इसका मतलब ये कि उसके सींगों को ख़त्म करने, जड़ से उखाड़ने के लिए ड्रिल मशीन से सुराख किया गया था, जो ज़ख्म अभी तक ताज़ा है, अभी तक वो ज़ख्म हरा है, भरा नहीं है। ये सब कुर्बानी के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है, ऐब पैदा करना है, नुक्स पैदा करना है, शरीयत के मिजाज के भी खिलाफ है। इस तरीके से कुर्बानी भी नहीं होगी अगर बिल्कुल। और मुफ्ती साहब, हमारी आवाम को ये समझने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि हम समझते नहीं हैं। नाम रख दिया, जानवर ऐबदार हो गया, तब भी उसकी कुर्बानी दे दी, और अजियत ना सिर्फ जानवरों को बल्कि आवाम को भी हम इस तरह दे देते हैं कि जगहों को बंद कर देते हैं, और उस जगह पे या तो मरीज हैं या घर के कुछ ऐसे लोग जिन्हें अस्पताल जाना है, उनके लिए भी अजियत का बायस बनता है। सदफ भी हमारे साथ मौजूद है। सदफ, हमने देखा है हमेशा जानवरों के मामले पर आप लोग आवाज़ उठाते हैं, इस तरह के किसी मामले पे कि क्रेन की मदद से जानवर ऊपर ले जाया जा रहा है, फिर नीचे उतारना, उस दौरान उसको अजियत पहुँचाना, कभी गिर गए, जख्मी हो गए, मर गए, इस मामले पर कभी आवाज़ उठाई गई हो? नहीं, लास्ट ईयर ये हुआ था, लेकिन इस पे लोगों ने काफ़ी एतराज़ तो किया था, हमने नहीं उठाई थी आवाज़। हाँ, उस वक्त हमारा ये था कि हमें उठानी चाहिए थी आवाज़, तो शायद इस साल ना होता, लेकिन इस साल दोबारा वही चीज़ हुई है, उसी तरह से क्रेन से उतारा गया है। ठीक है कि वो सही सलामत, अल्लाह का शुक्र है कि उतर गई, लेकिन लास्ट ईयर वाली तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। ठीक है, ऐसे तो वही वाली बात है कि ऐसे तो आपकी एक तो ना कुर्बानी होती है, ना आपकी जब वो ज़ख्मी हो जाएगा, उसमें ऐब आ जाएगा, तो कुर्बानी तो आपकी नहीं, हाँ। आपको बजाय सवाब के ये तो उल्टा आपको ना मिलेगा। और जैसे भी मुफ्ती साहब कह भी रहे हैं कि वो सींग खत्म कर देना, ड्रिल करना, सींग खत्म कर देते हैं, ड्रिल कर देते हैं, ज़ख्मी इस साल भी आई है। आपने देखा है ये केसेस इस साल? सदफ, बिल्कुल जी, मैंने देखा, मंडी में मौजूद है 5 अभी भी जी, इस साल भी मौजूद है मंडी में। तो कोई एक्शन लिया गया हो? नहीं, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि आपको लगता है इस पर तो प्रोटेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये भी तो एक मतलब बेजुबान है, बेजुबान है, जानदार है, मक्खियाँ बैठ रही हैं। बिल्कुल मुफ्ती साहब ने सही कहा कि मक्खियाँ बैठ रही हैं, ज़ख्म हो गया है बुरी तरह से। जब आप एक सींग वाले को हाथ लगा रहे हैं तो वो कुछ ऐसे नहीं कर रहा ऑब्जेक्शन, लेकिन जो जब उसको हाथ लगाने जा रहे हैं तो उसको तकलीफ हो रही है कि वो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा। अब जब ऐसे लोग लेकर जाएंगे अपने पास कुर्बानी के लिए, तो यकीनन वो कुर्बानी के वक्त भी कुछ तो करेंगे ना, तो ऐसी सूरत में जानवर भाग जाता है, ठीक है, निकल जाता है, कसाई के भी हाथ नहीं आता, फिर हम उसको गोलियां मार के उसको गिराते हैं। एग्जैक्टली ऐसी कई मैंने देखी हैं कि या तो गोलियां मार दी जाती हैं, या ऊंट को अगर नहर करने के मखसूस तरीके है, अगर कसाई के काबू में नहीं आ रहा तो वो अपने तरीके से उसको वो अल्लाह अकबर पढ़ के पहले गोली मारते हैं और फिर उसके बाद वो उसको ज़िबा करते हैं। ये तो ज़्यादती है, बहुत बुरी तरह से ये हमारे साथ है कि हम लोग कुर्बानी के जानवरों के साथ भी वही रवैया रखते हैं जो हम आम जानवर के साथ रखते हैं, जबकि कुर्बानी किसी भी जानवर के साथ ये रवैया नहीं होना चाहिए। कुर्बानी के जानवर के साथ तो बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार होना चाहिए, के तौर पे एक सुन्नत के तौर पे उसको उसी तरीके से करना चाहिए। वही बात है कि नमूद नुमाइश की जा रही है, पब्लिसिटी हो रही है, आपके पास मीडिया आ रहा है, आपने रातों को डिनर चल रहे हैं, लंच चल रहे हैं, शामियाने लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन है। जैसे मुफ्ती साहब कह भी रहे हैं कि टिकट बकायदा लगा दी जाती है, कि टिकट है तो आप वो इसी तरह है, टिकट है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि रोड ब्लॉक्स कर दिए जाते हैं, पूरे 20 दिन के लिए आप वहाँ पे जा नहीं सकते, आप वहाँ से गुजर नहीं सकते, रोड ब्लॉक्स कर दिए जाते हैं, वहाँ लोग आते हैं। और फिर कुर्बानी का वही वाली बात है कि जब जानवर बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है तो यकीनन वो फिर भागने की भी, क्योंकि वो गांव गोटों से पले बड़े आए हुए होते हैं, उनको इतने ट्रैफिक की आदत भी नहीं होती, ना वो इतने ट्रैफिक के आदी होते हैं, फिर वो रोडों पे निकल जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आए, रोड पे निकल रहे, मार दिया, गाड़ी ने मार दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और सदफ एक ये मामला भी होता है कि जिस तरह गली मोहल्लों में जब उन्होंने एक जगह मुख्तस कर दी हो कि यहाँ पर पूरी गली वाले जानवर बांधेंगे, वो इतने करीब करीब जानवरों को बांधते हैं कि जानवर आपस में लड़ते हैं, जख्मी होते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं, ऐसा भी है। लेकिन कुछ लोग उस जगह पे भी नहीं लेकर जाते, वो अपने घर के सामने नुमाइश के तौर पे कि ये मेरा जानवर है, मैं इसको अपने दरवाजे पे ही रखूंगा। और आते जाते लोग देखें ना कि घर में क्या जानवर है। छोटी छोटी सोसाइटीज हैं, ये नियत की बात है। ये इस पर इसलिए मैं थोड़ा सा वो करूंगा कि आप ज़रा घर के बाहर ही बांधेंगे या घर के अंदर बांधेंगे, इस पर ये नहीं कह सकते कि नमूद नुमाइश है, क्योंकि वो नियत अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जहाँ तक जख्मी होने की बात है जानवरों की, इससे मुतालिक मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, अवेयरनेस आ रही है लोगों में आप, या कि आपको लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये चीज़ों को मजीद ख़राब होता देख रहे हैं? नहीं, अवेयरनेस तो है लोगों में,
उनको ये बात पता है, बचपन से देखते आ रहे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं उनको तो ये बात पता होती है कि सुन्नत किस तरह से अदा की जाएगी, उनको अपने बच्चों को बताना चाहिए। फिर क्या होता है कि हमारा जो एनिमल होता है जिसको हम कुर्बानी के लिए लेकर आते हैं वो बच्चों के सुपुर्द कर दिया जाता है। बच्चे उसको लेके दौड़ा रहे हैं, बच्चे लेके भाग रहे हैं, पेरेंट्स उनको बताएं कि ये सुन्नत है, इस तरह से है, ये पेरेंट्स का काम है। और शायद ये सेगमेंट हमारा है भी इसलिए कि रहनुमाई हो सके। मुफ्ती साहब, आखिरी में कमेंट मुझे आपसे चाहिए कि जो हम बात अभी कर रहे हैं कि एक जगह मुख्तस कर देना या गली मोहल्लों को बंद कर देना, रास्तों को बंद कर देना कि यहाँ पर जानवर बांधे 15 दिन 20 दिन के लिए, इस पर भी रहनुमाई की जगह रास्ता बंद करना कितना बड़ा गुनाह है? ये बिल्कुल खिलाफ शरीयत है, नाजायज़ और हराम है। आपको मालूम है कि नमाज जनाजा में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट 4 मिनट 3 मिनट, लेकिन रास्ते में, रोड पर, सड़क पर नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त भी शरीयत ने नहीं दी है। क्यों? ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। यहाँ टेंट लगा करके गलियाँ बंद, एम्बुलेंसेज मरीज़ों के लिए, औरतों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा, बाज़ औक़ात गाड़ी वाले को पता नहीं है, वो एक लंबी स्ट्रीट, लंबी गली के अंदर चला जाता है, आगे चल करके पता चलता है कि टेंट लगा हुआ है, अब फिर दोबारा वापस उसको मोड़ करके आना पड़ता है। मैं एक नुक्ता यहाँ पर ये जिक्र करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन एक और बड़ा मसला हो रहा है। समद बॉन्ड के ज़रिए से सींग लगाए जा रहे हैं, घर में आते हैं, चेक करते हैं तो वो सींग दोबारा हाथ में आ रहे हैं, जिम लगाया जा रहा है, वो गोंद लगाई जा रही है और दांतों की तराश खराश हो रही है। इसकी इंडस्ट्री वजूद में आ चुकी है, इसके लिए बाकायदा तौर पर लोग हायर किए जा रहे हैं। ये हमारे पास सवालनामे आ रहे हैं, लोग फतवे पूछ रहे हैं, ऐबदार जानवर के ऐब को छुपाया जा रहा है, उसकी उम्र को छुपाया जा रहा है और उसकी उम्र को बाज़ औक़ात बढ़ावा दिखाने के लिए उसके दांतों के अंदर, उसके सींगों में तराश खराश किया जा रहा है। हम कभी भी, यानी खालिस शरीयत का एक फरीज़ा था, आला दर्जे का तकवे वाला फरीज़ा था, हम उसमें भी 2 नंबरियों से बाज नहीं आ रहे। तो ये सारी की सारी काबिल इस्लाह चीजें, ठीक है, और यही हमारी कोशिश जैसे थी। जैसे वक्त आए इसके ऊपर बाकायदा बिल्कुल, इंशाल्लाह इस पर हम मजीद भी प्रोग्राम्स करेंगे। मुफ्ती साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप कि आपने। सदफ, आपका भी बेहद शुक्रिया इससे मुतालिक गुफ्तगू करने का। एक क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। और अब बात करेंगे अक़्ल पख्तूनख्वा की। तो आज खूबसूरत पख्तूनख्वा में हम आपको दिखाएंगे एक खूबसूरत सा जानवर जो दुनिया भर में अपनी अलग ही पहचान रखता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर की, जो ऊंची दुश्वार गुजार जगहों पर बसेरा करते हैं, पहाड़ी चोटियों पर बर्क रफ्तारी से चढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। मारखोर के लिए बिल्कुल आसान लगता है ये इतना मुश्किल काम करना। चित्राल में ना सिर्फ मारखोर पॉइंट सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, बल्कि इसके सींगों से तैयार करदा अंगूठियां भी अपनी खास अहमियत रखती हैं। कौमी जानवर से मुताल्लिक कुछ दिलचस्प पहलू के लिए हमने भेजा था शुएब को, तो आपको शुएब की जुबान दिखाते हैं। हम इस वक्त एक ऐसे स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पे आप ये देखिए, ये पानी, बहता पानी, ये आ कहां से रहा है। ये गरम चश्मा एक मकाम है चित्राल से 1.5-2 घंटे दूर, वहाँ से ये पानी आ रहा है। चित्राल लेफ्ट साइड पर तकरीबन आधा घंटा दूर है। ये स्पॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रश है। भला क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग रुकते हैं किस लिए? मारखोर को देखने के लिए। इससे मुतालिक कहा जाता है कि अगर आप लकी हैं, यहाँ खड़े होंगे, मारखोर नज़र आ जाएगा। लगता है हम बहुत लकी हैं, जैसे ही यहाँ पर पहुँचे हमें तो फ़ौरन मारखोर दिखाई दिया। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर पहाड़ों पर रहता है, ऊंचाइयों पर रहता है, बड़ा तगड़ा जानवर होता है। इसका शिकार गैर कानूनी है, ट्रॉफी हंटिंग होती है। बहुत से फॉरेनर्स आते हैं जो पे करते हैं, लाखों पे करते हैं, फिर इसका शिकार करते हैं। और शिकार की इजाज़त क्यों दी जाती है? वो जो पैसा हासिल होता है वो लोकल कम्युनिटी पे लगाया जाता है, जो कि इसकी अफजाइश में किरदार अदा करते हैं। बहुत से मारखोर इस वक्त इस पहाड़ पर नज़र आ रहे हैं, जो असर से मगरिब के दरमियान का वक्त होता है। इससे मुतालिक कहा जाता है कि मारखोर पहाड़ से नीचे उतरते हैं और ये पानी पीने आते हैं। रास्ते में जो मारखोर इस वक्त खड़े हैं वो दरख्त के पत्ते खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मारखोर झुंड है मारखोर का, छोटे छोटे मारखोर भी, बड़ा मारखोर भी।
नज़र आ रहा है, आपको इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग भी बैठे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नज़ारा कर रहे हैं मारखोर का, उसके झुंड का, यानी एक मारखोर की फैमिली यहाँ पर आई है। तो जनाब, मारखोर उस पहाड़ पे दिखा रही है कैमरे की आंख। बहुत ज़्यादा मारखोर हैं और इन पहाड़ों पर चलते चलते नीचे आ रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं। अब मगरिब से पहले पहले ये पानी पीकर वापस ऊपर चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा मारखोर हैं। ये एक वाहिद स्पॉट है जहाँ पर ज़्यादा मारखोर दिखाई देते हैं, इसीलिए जो भी यहाँ से गुजर रहा होता है, चाहे चित्राल से टुवर्ड्स गरम चश्मा जा रहा हो, चाहे गरम चश्मा से वापस चित्राल की जानिब जा रहा हो, यहाँ ज़रूर कुछ देर को रुकता है ताकि देख सके असर और मगरिब के दरमियान ये खूबसूरत सा नज़ारा कि मारखोर का झुंड आता है नीचे, पानी पीता है और चला जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं चित्राल के बाज़ार में, और चित्राल के बाज़ार में एक ऐसी मुनफरद चीज़ है जो कि मैं क्लेम से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के किसी और बाज़ार में शायद ना मिलती हो। मैंने खुद पहली बार सुना मारखोर के सींग से बनने वाली अंगूठियाँ, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, बड़ी मेहनत से बनने वाली अंगूठियाँ। मारखोर नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, उसका सींग, उस सींग को काट काट के बनाते हैं अंगूठियाँ और उसके बाद ऊपर नगीने भी लगाए जाते हैं। समटाइम्स प्लास्टिक लगाया जाता है खूबसूरती के लिए। मर्दों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है। ये अंगूठी तैयार कैसे होती है, कीमत क्या होती है, कैसी दिखती है, इस पर करेंगे बात। बहुत सी दुकानें मैंने देखी जहाँ पर हम ये अंगूठियाँ देख रहे हैं कि मारखोर के सींग से बनती है। थोड़ा सा पहले मुझे आप बताएं कि ये मारखोर का सींग, ये कैसे सींग आता है, उसे काटते हैं, अंगूठियाँ बनाते हैं, किस तरह होता है? नहीं, ये बहुत मुश्किल से काटते हैं और फिर उसको पानी में डालते हैं कम से कम 2-3 महीना। अच्छा। तो फिर उसमें काम शुरू होता है। ये है एक अंगूठी जो कि तैयार हो चुकी है। ये है मर्दाना अंगूठी, ये आप इस तरह से, अच्छा, बहुत लाइट वेट है साहब, ये बहुत ही हल्की है। बहुत हल्की है, हल्की होती है बहुत, हाँ, बहुत लाइट वेट है ये, बहुत लाइट वेट है, बहुत खूबसूरत है ये। अब मुझे बताइए रिंग जो है इसकी तैयारी में कितना वक्त लगता है? यानी मारखोर का सींग काटा, 2 महीने पानी में रखा, उसके बाद आपने इस पर काम किया, कितना वक्त टोटल लग गया? टोटल कम से कम 5-6 घंटा लगते हैं एक। ठीक है, एक अंगूठी की तैयारी में 5-6 घंटे, और इयरिंग्स की तैयारी में इसमें 2-3 दिन। अब ज़रा करते हैं कीमत की बात। मारखोर नायाब जानवर है, मारखोर जिसके शिकार पर पाबंदी है, मारखोर जिसके ट्रॉफी हंटिंग होती है, मारखोर जिसे पकड़ना मुश्किल होता है, मारखोर जो दिखाई कम देता है। हमने आपको मारखोर व्यू पॉइंट पे दिखाया था मारखोर, लेकिन अब चूंकि उसके सींग से बनी अंगूठियों की बात हो रही है, ज्वेलरी की बात हो रही है, तो सबसे पहले ये जो फॉर मेन रिंग है, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 3000 रुपये। 3000 रुपये की है ये अंगूठी। और जो ख़वातीन वाली है, ये ख़वातीन के लिए, अच्छा, ख़वातीन के लिए वो है। और ये जो इयरिंग्स हैं, ये 7000 रुपये। 7000 रुपये के इयरिंग्स, और सर पूरा सेट है, ये पूरा सेट होता है जी, 7000 रुपये का पूरा सेट होता है। और ये रिंग 2000 की फॉर मैन, और अगर छोटी है और ख़ातून के लिए बारीक वाली तो वो 1000 रुपये की है। ये पहले पानी में रखा है और 2-2 महीने इस तरह पड़ा रहेगा। ये 2-2 महीने इस तरह पानी में रहेगा। 2 महीने बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद इस तरह निकाल लिया। हफ्ते में कितनी बिक जाती हैं आपकी अंगूठियाँ और लॉकेट्स? बस होता है ना गुजारा, हो जाता है गुजारा। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आते हैं वो भी लेके जाते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं, ज़्यादा वही लेकर जाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त जी। कितने दुकानदार टोटल हैं जो इस पे काम कर रहे हैं? बस 2-3-4 दुकानें। 3-4 दुकानें हैं जो इस पे काम है। चित्राल के अलावा भी कहीं हमें ये नजर आता है काम? नहीं, बस सिर्फ चित्राल है। सिर्फ चित्राल में, सिर्फ चित्राल के लोग ये मुश्किल काम कर रहे हैं कि मारखोर के सींग से ये अंगूठियाँ बनाना। अगर आपको ये अंगूठी बहुत पसंद आ रही है और आप रखना चाहते हैं अपने पास, तो चित्राल से ही आपके पास ही आ सकती है। चित्राल आपको आना होगा ये परचेज करना। एक और दुकान पर आ चुके हैं हम, और यहाँ पर हमारे पास एक और कहानी है। यहाँ मारखोर के सींग से तैयार होने वाली अंगूठी की बात नहीं करेंगे, लेकिन बात अंगूठी की ही करेंगे, बात सींग की ही करेंगे। हफीजुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। ये जो आपके पास अंगूठी है, ये किस चीज़ से बनी है? ये जो बनती है ये सींग से। सींग से? ये यक कहते हैं इसको, यक। अच्छा। ये बरौल में पाए जाते हैं और हमारे और सरहदी इलाकों में भी पाए जाते हैं। ठीक है। उनसे बनता है। तो सींग जब खरीदते हैं, उसे काटते हैं, तो वो कुछ ऐसा होता है जिससे फिर ये पानी जो उसको काटते हैं आरे से छोटे से पीस काटते हैं, उसके बाद उसको सुराख करते हैं। और ये एक फिनिश प्रोडक्ट है, इसका ब्लैक कलर का है। ये फॉर मेन है, ये मर्दों के लिए, औरतों के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए, फॉर ऑल है।
तो ये तैयारी के बाद कीमत क्या है इसकी? इसकी तकरीबन 1000 की। 1000 रुपए की अंगूठी है जो कि याक के सींग से बनी है। तो इसमें खूबियाँ क्या हैं इस अंगूठी की? जो पहनेगा उसके लिए ज़रा बताएं क्या खूबी है? ये बस ये चित्राल में बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, ये नज़रबत से कुछ और भी महसूस होता है, कहते हैं पत्थर पहनने से होता है। नहीं, ये नज़रबत के लिए बहुत अच्छा है। ये काले कलर का है ना। अच्छा, नज़रबत के लिए पहना जाता है। ये जो इधर काटते हैं वो नाखून के साइड पे। अच्छा, ये नहीं होते। ओके, अक्सर यहाँ से स्किन खराब हो जाती है तो ये उसके लिए अच्छा, वो जिस तरह छल्ले के लिए भी कहते हैं, तो इसका ये काम है। यही काम। क्या बात है, बहुत मुख्तलिफ, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं कि याक का सींग खरीदने के बाद, काटने के बाद, ड्रिल करने के बाद, भिगोने के बाद, उसके बाद बनती है अंगूठी बड़ी मेहनत से। जबरदस्त जनाब। तो शुएब आप मेरे लिए अंगूठी लेकर आए थे, अपनी बहन के लिए अंगूठी लेकर आए थे? नहीं लेकर दोबारा भेज दे मुझे, क्योंकि जब ये देखा, जब ये गए थे ना, तो मैंने तभी कहा था कि अच्छा शुएब, आप इन्होंने एक पिक्चर लगाई थी, ये सेगमेंट्स आपके लिए तो लेकर आया हूँ मैं। हाँ, तो अंगूठी भी लेके आनी थी ताकि 15-20 मिनट आराम से बैठ सके, कोई काम ना करना पड़े। नहीं, वैसे हमने बहुत इंजॉय किया और डेली बेसिस पे हम जो आपको ये सैर करवाते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, आप यकीन करें कि इससे बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा भी उठाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें इस तरह से फ़ायदा होता है कि हम लोगों को बताते हैं कि जाएं, सैर करें, पाकिस्तान की सयाहत को फ़रोग़ दें। इससे मुतालिक फॉर एग्जांपल ये जो हमने बात की है मार्खों के सींग से बनने वाली अंगूठी, किसी को शायद नहीं पता होगा। किसी को शायद नहीं पता होगा, और ये वो पाकिस्तान के छुपे हुए राज हैं जिनको सामने लाना हमारी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमने शुएब को भेजा। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं जनाब। जब मुस्कुराहटों की बात होती है, कहकहों की बात होती है, हंसी की बात होती है, तो यकीन करें कि कुछ लोग जो मुस्कुराहटें बिखेरने वाले होते हैं और जो लोगों को हंसाने में बड़े माहिर होते हैं, स्पेशली जोकर, रंग बिरंगे कपड़े उनके और सुर्खी पाउडर के नकाब के पीछे असली कहानी, उनका असली रूप कैसा होता है, जोकर की आखिर कहानी होती क्या है, साथ साबरी की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं, फिर इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। दूसरों को हंसाने के लिए अपनी जात को मजाक बनाने वाला जोकर। चेहरों पर मुस्कुराहट के रंग बिखेरने वाले की अपनी जिंदगी खुशी, आसूदगी और आराम और आसाइश के रंगों से खाली है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं एक जोकर हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था मैंने कि मैं जोकर बनूंगा। काफ़ी सालों के बाद, अब 2 साल हुए मेरी तनख्वाह शुरू हुई है। मेरी सैलरी है 10,000। तन्हाई में हम खुद कभी अक्सर होते हैं, हम खुद रो लिया करते हैं, किसी को दिखाते नहीं है, सोचते हैं हर चीज़। वालिद को दफना के वापस आए घर पे, सब कुछ हो गया। फिर इसके बाद मैं गया काम पे, अपनी ड्यूटी पे जोकर बन के। तो उस वक्त मेरे अंदर ये फील था कि मैं हर किसी को हंसा रहा था, हर किसी को, लेकिन आंखों से मेरे आंसू भी निकल रहे थे। लेकिन मेरे सामने हंसी थी, सबके सामने, कोई मेरे आंसू नहीं देख रहा था। बात सिर्फ तंगदस्ती की नहीं, मोहम्मद सलीम को अक्सर उन्हीं लोगों की तज़हीक और बदसलूकी का सामना भी करना पड़ता है जिन्हें खुश करने के लिए वो हर मुमकिन जतन करता है। वो काम है जो हर किसी के बस का नहीं है। मैं जितना भी गम हो बंदे को अंदर में जितना, लेकिन सामने वालों को हंसाना है। बिल्कुल केप उतार दी, मार के भाग गए पीछे से, उस टाइम भी मेरे को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन क्योंकि गुस्सा मैं अपने अंदर संभाल लेता हूँ अंदर में, और अपने काम को मैं तरजीह देता हूँ। बज़ाहिर खुशो खुर्रम दिखने वाले सलीम के अंदर अजियतों का लावा पक रहा होता है, मगर वो फिर भी मुस्कुराता है। उसकी हर मुस्कुराहट के पीछे एक मुख्तलिफ गम छुपा होता है। हालात चाहे जैसे भी हों, दिल की कैफियत भला जो भी हो, एक जोकर का काम है हंसाना, मगर रियासत और अवाम दोनों की जिम्मेदारी है कि दूसरों को हंसाने वाले इस जोकर की हर तरह से और भरपूर हौसला अफजाई करें, ताकि मुस्कुराहटें बिखेरते इस फनकार की अपनी ज़िंदगी भी हंसती मुस्कुराती रहे। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ साबरी समा, कराची।
ये उस शख्स की कहानी है जिसने बाप को दफनाया और उसके बाद काम पर गया, उसके बाद भी लोगों को हंसाया। ये बहुत मुश्किल काम किया। ये उस शख्स की कहानी है जिसकी तनख्वाह सिर्फ 10,000 है, जब इस मुल्क में कम से कम उजरत भी इससे ज़्यादा हो। उस मुल्क में इस शख्स की तनख्वाह 10,000 है, कुछ भी नहीं है। और उस पर भी अलमिया ये है कि जिनको ये हंसाता है, जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता है, जो इसकी वजह से कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते हैं, वो इसकी तज़हीक करते हैं, कुछ ऐसे जुमलों का इस्तेमाल कर जाते हैं जिससे इसका दिल दुखी होता है। ये कहते हैं हम अक्सर, जो बहुत मुस्कुराता है, जो बहुत हंसता है, उसका दिल मुर्दा होता है, वो दिल से बहुत दुखी होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है, ऐसी ही मिसाल है। मोहम्मद सलीम आज साथ मौजूद है हमारे। सलीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं सवाल क्या करूं। वालिद की तदफीन के बाद जाना ये भी एक सवाल है, लोग क्या कहते हैं ये भी एक सवाल है, लोगों के इस रवैये से मुकाबला कैसे करते हैं ये भी एक सवाल है, 10,000 में गुजारा कैसे करते हैं ये भी एक सवाल है। इस सब के बावजूद कैसे मुस्कुराते हैं, ये सबसे पहला सवाल है। बस ये है कि हर किसी को खुशी देना मेरा काम है, कि उसकी भी मुस्कुराहट होती है तो मुझे भी सुकून मिलता है कि सामने वाला मुस्कुराए मुझे देख के, क्योंकि मेरी मुस्कुराता हूँ तो वो भी अगला मुस्कुराना चाहता है। आपको देख के ज़ाहिर मुस्कुराते हैं सलीम, लेकिन मैं ज़रा माजी में जाना चाहूँगा। कब ये फ़ैसला किया जोकर बनना है, कब ये फ़ैसला किया ये रूप धारना है? असल में मेरी ये है कि मेरे पास जब मैं कपड़ा मार्केट में काम करता था, मेरे पास कोई काम नहीं था, यानी कि कोई भी बिल्कुल इसके अलावा कोई चीज़ तो मैंने यानी कि सीखी नहीं थी कभी ज़िंदगी में अपनी। बहरहाल ये कि फिर काम मेरा छूट गया था। फिर उसके बाद मैंने एक दोस्त को मैंने कंफर्म किया कि भाई कोई ऐसा जॉब हो तो मुझे बताना। बोला ठीक है मैं बता दूंगा आपको। फिर उसने मेरे को बताई, फिर मैंने गया, फिर मैंने इंटरव्यू कहा कि ये जगह है जहाँ पे तुम जोकर बन के कमा सकते हो। नहीं, ये नहीं पता था कि क्या बनना, ये नहीं पता था? नहीं। आप इंटरव्यू देने गए? जी। अच्छा, वहाँ गए तो क्या हुआ? जी, वहाँ पे फिर जब मैंने बोला कि आप जो भी काम देंगे मैं कर दूँगा, इसमें कोई शर्म नहीं है मेरे को, मैं काम कोई भी दे दे मेरे को, बस काम करना है मेरे को अपने। फिर बताया उन्होंने? फिर मुझे बोला कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए ये वो करना हो जाएगा। उस वक्त भी समझ नहीं है कि क्या करना होगा? हाँ, नहीं समझ आई उस वक्त भी? इतनी भी वो नहीं आई थी। बोला फिर आप बोले आप जोकर का गेटअप करना होगा। मैंने बोला ये सुना आपने, क्या कहा? मेरे दिल में फील हुआ कि मैंने चलो इस काम के लिए भी बन जाएंगे। आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, करना है? करना है कि घर वालों का ज़ाहिर है पेट पालना है, इसलिए आप नहीं करना। कब की बात है? बिल्कुल। ये कब की बात है, किस ईयर की बात है? इसको तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल हो गए हैं जी। आप 12 साल से उस रूप में हैं जी। और तनख्वाह आपको कब से मिलना शुरू हुई है? तनख्वाह 1 साल से हुई। तो उससे पहले 11 साल तनख्वाह नहीं थी? तनख्वाह के बगैर 11 साल काम किया है? जी। तनख्वाह के बगैर 11 साल काम किया है, 1-2 महीने की बात नहीं है, 11 साल। हम तो अगर तनख्वाह ना मिले, जनरली मैं बात करूं आवाम की, वो ज़ाहिर है तनख्वाह नहीं मिले 1 महीना 2 महीना वो कहते हैं कि फाइन, बर्दाश्त खत्म हो जाती है, फिर कोई और काम वो ढूंढ लेते हैं। लेकिन आप 11 साल का बता रहे हैं कि 11 साल और उसके बाद अभी से आपको तनख्वाह मिलना, वो भी कितनी? 10,000 रुपए। तो गुजारा कैसे करते हैं आप? बाकी जो यानी कि हम जो दे जाते, जो खुशी होती है उससे हम घर चलाते हैं। लेकिन पहली दफ़ा इस तरह का रूप धारना और इस तरह से आवाम के दरमियान में ना, तो बड़ा मुश्किल लगा होगा ना, क्योंकि वो चीज़ जो आपने कभी भी ज़िंदगी में नहीं की होती और सिर्फ दिल पे पत्थर रख के औलाद की खातिर, घर का चूल्हा जलाने की खातिर आप करते हैं, तो बड़ा मुश्किल लगा होगा। बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन मैंने बोला करना तो सही कुछ भी, लेकिन अब इस चीज़ में आगे इस फील्ड में ये है कि अब दूसरों को खुशी देना है। लेकिन अपनी खुशी भी तो कोई चीज़ है ना, अपनी खुशी, अपना दिल कि बाप को दफनाया और बाप को दफनाने के चंद घंटे के बाद ही आप वापस अपने उस गेटअप में आते हैं, आंखों से आंसू हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को हंसा रहे हैं। जी। इस तरह का दिल कैसे पैदा कर लिया, कैसे इस तरह का दिल आपके सीने में? मैं तो ये कहूँगा सलीम कि उस दिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि छुट्टी नहीं कर सके, बाप की तदफीन के बाद छुट्टी नहीं कर सके, गए क्यों? क्यों? काम है, क्योंकि पेट भी पालना है। एक छुट्टी के कितने पैसे कटते हैं? नहीं, पैसे तो नहीं कटते,
लेकिन ज़ाहिर है आप बाकी जाते हैं तो लोग भी जी। थोड़ा सा आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप उस खातिर जी, गए कि ज़ाहिर है जी। बच्चों का तो पेट बच्चों पालना का, है, ये तो ज़रूरी है। आपके वालिद जी, साहब की बिल्कुल। डेथ कब हुई? ये 2020 में दिसंबर के महीने। अभी की तो बिल्कुल जी 5-6 महीने हैं। सलीम, ये तो एक ऐसा लम्हा था कि वालिद का इंतकाल, उनकी तदफीन के बाद जाना, जिसे हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि उसके बावजूद भी आप लोगों को हंसा रहे थे, भले आपके आपने आंसू गिर रहे थे, ये मोती झड़ रहे थे, लेकिन आप लोगों को हंसा रहे थे। इसके अलावा कब कब ऐसा हुआ? क्योंकि ज़ाहिर है ये खुशी गमी साथ लगी रहती है। आप पे 12 साल का सफ़र है, कभी औलाद की तकलीफ़, कभी बीमारी, कभी और दुख, कभी और कोई परेशानी, लेकिन उसके बावजूद जाना, लोगों को हंसाना, कब कब ऐसे हुआ? बहुत मरतबा ऐसा हुआ, काफ़ी मरतबा। कभी ऐसा हुआ कि औलाद बीमार है, जी दिल चाह रहा है औलाद के पास रहना है, अपनी नज़रों के सामने रखना है, लेकिन काम पर जाना पड़ा हो? जी हाँ। कब हुआ जी ये? बिल्कुल, काफ़ी मरतबा हो चुका है। कोई एक अगर मुझे वाक़या सुनाएंगे जब औलाद बीमार थी? मेरा बेटा था, बहुत बीमार था, हॉस्पिटल में उसको मैं आधी रात को भी लेके गया हूँ मैं। वो हॉस्पिटल में था? जी। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ? जी। और आप 2 दिन। फिर भी गए? वो 2 दिन एडमिट जी। रहा और फिर भी आपको जाना पड़ा? फिर भी जाना पड़ा। मुझे बताएं सलीम, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे। 2 बेटे? नहीं, एक बेटा एक बेटी है। और क्या एज है उनकी? एक 10 साल का है और बेटी है 3 साल की। कभी आपके बच्चे उस जगह पर गए हैं जहाँ पर आप ये जोकर बनकर लोगों को या हंसा रहे बच्चों ने होते हैं? कभी आपको इस गेटअप में देखा है? जी हाँ। बच्चे क्या देखा कहते होगा। हैं? बच्चे लोग कुछ नहीं कहते, बच्चे भी यही कहते हैं कि मेरा बड़ा बेटा का आप तो कमा रहे समझदार हो। हो गए ना 10 साल जी। का। क्या कहते हैं? कि वो आप अपनी रोज़ी कमा रहे हो हमारे लिए। ज़ाहिर है वो तो आप पे फ़ख्र करता है, क्योंकि जी। आप वाकई एक तस्वीर हैं जिस पर फ़ख्र किया जाए। एक ऐसी मिसाल हैं आप कि आपने, मैं तो कहता हूँ 11 साल आपने विदाउट सैलरी जो काम किया है, सैल्यूट है आपको कि आपने ये किया। ये बहुत मुश्किल है। लोगों के रवैये की भी मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम भी अक्सर देखते हैं, हम ऐसी जगहों पर जाएं, ऐसा कोई कैरेक्टर अगर हमें नज़र आ जाए या बच्चों के करीब जाने की कोशिश करें तो माँ बाप ज़रा दूर हटा देते हैं कि नहीं नहीं बच्चे के करीब नहीं आना। तो लोगों का रवैया मुझे बताएं, कैसा रवैया होता है? कोई कोई ऐसे भी होते हैं बोले खासी दूर से आप बच्चे को खिलाओ ना, डर लगता है, ये हर चीज़ है। हम भी यानी कि पहले देखते हैं वो बच्चा डरता है तो हम नहीं जाते करीब नहीं हैं। जाते। बच्चे ज़्यादा बच्चे डरते हैं? जी। कुछ बच्चे कुछ यानी कि कुछ समझदार होते हैं तो वो एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डरते हैं, जो पहली मरतबा देखते हैं इस चीज़ को, यानी कि या जनरली कुछ बच्चे होते हैं वो स्ट्रेंजर्स के पास नहीं मैं जाते, वो ये इसलिए पूछना डर चाहती जाते थी कि कोई ऐसा तल्ख वाक़या कि किसी माँ बाप की तरफ से ऐसे कोई अल्फाज सुने हो कि दिल दुखा हो? एक था वाक़या हुआ था मेरे साथ, देख कि उसने बोला बिल्कुल मेरे बेटे के करीब नहीं आना, आप बिल्कुल यहाँ से जाओ, यानी कि बेटा आना चाह रहा था आपके करीब? जी वो तो आना चाह रहा था, बच्चा आना चाह रहा था, जी। वालिदैन ने बच्चे को नहीं रोका, वालिदैन ने आपको रोका। जी। मुझे ये बताएं कि कभी ऐसे हुआ किसी नौजवान ने, किसी शख्स ने छेड़ा हो, कोई ऐसा जुमला कसा हो या आपको टच किया हो आके और तंग करने की कोशिश की हो? वो तो कर होता रहता है, यूँ बोलते रहते हैं हर चीज़, यानी कि, लेकिन हम जो है ना बस अपनी रोज़ी पे देखते हैं बस। ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो ये करते हैं ना वो ये सोचें कि इस शख्स की आंखें भी इनाम हैं। वो जो ये जुमले का इस्तेमाल कर जाते हैं, चलते चलते टच कर जाते हैं, कोई ऐसी बात कर जाते हैं, उनकी नज़रें कुछ ऐसी बात कर जाती हैं कि वो बज़ाहिर मुस्कुराने वाले इंसान का दिल फिर पसीज जाता है, वो रोता है उस वक्त ना सही, घर बाद जाके में सही। आपके रवैये को, आपके लफ्ज़ों को बर्दाश्त उस वक्त कर लेता है, लेकिन बाद में उसकी तो आंखों से यकीनन आंसू तो जारी होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी ड्यूटी है जहाँ पे आप काम करते हैं, ये कितने घंटे की होती है? ये 5 बजे से 12 बजे तक की है। 5 से रात 12 तक? जी। और छुट्टी होती है कोई? ये तो तकरीबन जुम्मा हफ्ता त्यौहार होता है, 3 दिन जाने का होता है, लेकिन हम जब होता है तो हम पूरा यानी कि हफ्ता जाते हैं, हमारे बाकी दिन भी जाते हैं। हाँ। लेकिन ज़रा रश चूँकि फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को होता है तो इसलिए आप ज़्यादा। उसमें जाते हैं। मुझे बताएं बहुत से स्पॉट्स बंद रहे कोरोना के दिनों में, जी, जी, आपका भी बिल्कुल। काम इसलिए मुतासर हो क्योंकि इसके अलावा आपको जी, आता जी। कुछ नहीं है। जी, अगर आप जी, उस जगह पर जा नहीं पा रहे, क्योंकि हम देखते हैं अम्यूज़मेंट पार्क्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, ऐसी जगह हों, वो तो बंद रही हैं और बहुत तवील अरसे तक बंद रही हैं, तो ऐसे में फिर कैसे गुजारा किया? ऐसे में बस अल्लाह ने साथ दिया, बस मेरा, अल्लाह के सिवा की ज़ात के अलावा कोई नहीं था मेरा।
सलीम, ये कितना मुश्किल होता है कि घर का एक वाहिद कफ़ील हो लेकिन कमाने के लिए कभी रास्ता, जैसे कोविड में हमने देखा कि जगह बंद थी, कमाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। बच्चों को उस वक्त क्या दिलासा देते थे आप? यकीनन घर की ज़रूरियात तो नहीं रुकती ना, चूल्हा चलना तो बंद नहीं होता है, रोटी तो रोज़ाना खानी, पानी भी रोज़ाना पीना है, तो वो क्या चीज़ थी जो कि आपको भी हिम्मत देती थी और आप आगे से अपने बच्चों को भी हिम्मत देते थे? बस कभी ऐसा भी दिन गुजरे हैं कि लेकिन कुछ ना कुछ करके हर चीज़ बच्चों के लिए कभी फाकों के दिन गुजरे? जी। और यही रीज़न थी कि आपके वालिद साहब की डेथ हुई, आप इलाज नहीं करवा पाए? जी। वालिद साहब जब हयात थे वो सपोर्ट करते थे? जी, हम थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे। तो उनके बाद जिम्मेदारी बढ़ गई? जी, तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो थोड़ी बहुत सपोर्ट करते थे। अच्छा। थोड़ी बहुत सपोर्ट करते थे। कितने भाई हैं आपके? हम 3 भाई हैं। और बाकी 2 भाई क्या करते हैं? एक भाई है बोल्टन मार्केट में है, वो काम करता है, और उस यानी कि सबसे बड़ा है वो। अच्छा। फिर उससे छोटा यानी कि मेरे से बड़ा है, वो उसका अपना यानी कि काम है। जी। कभी कभी ऐसे हुआ उस जगह पर जब आप उस गेटअप में हैं, आप लोगों को हंसा रहे हैं, मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं, आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ गया हो जो कि बचपन का दोस्त, कोई जान पहचान वाला, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला, कोई मोहल्लेदार जिसको नहीं पता कि आप यहाँ पर होंगे और उससे आपका आमना सामना हो गया हो, क्या फील हुआ और क्या किया फिर आपने? जी, ऐसा भी हुआ है, मेरे दोस्त आए हुए हैं वहाँ पे भी काफ़ी। वो पहचान गए आपको? पहचानते नहीं थे, फिर मैंने बोला पहचाना। आप उनके करीब गए? जी। आपने कहा पहचाना, फिर उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन ये था, बोला, उन्होंने पहले बोला आप कौन हो? मैंने बोला नहीं पहचाना। आवाज़ से भी नहीं पहचाना? नहीं। करीब गए तब भी नहीं पहचाना? नहीं। फिर मैंने बोला देख ले भाई, सोच ले, सोच समझ के बोल, मैं सलीम हूँ। बोला तो फिर उनका क्या रिएक्शन था? और उन्होंने ऐसे गले लगाया होगा कि वाह हमारा दोस्त। जी। अ प्राउड मोमेंट आई मस्ट से, क्योंकि बहुत मेहनत से आप ये काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह बहुत कम। तनख्वाह बहुत कम है, मेहनत ज़्यादा है लेकिन उजरत कम है। शिकवा करते हैं? शिकवे शिकायत तो बहुत है, बाकी जो होते हैं मैं अपने रब से, अल्लाह है। हुकूमत से कभी कोई शिकवा, इदारों से कभी कोई शिकवा रहा हो? बस हुकूमत को ये बोलना चाहूँगा कि हम जैसे भी हम जैसे काम करते हैं, हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि जितना भी ख्याल करें। जब कम से कम उजरत भी ज़्यादा मुकर्रर हो उससे जो कि आपको मिलती है, तो शिकवा तो बनता है। जी बिल्कुल। कि 10,000 में गुजारा होता नहीं या हो सकता नहीं है, ये पॉसिबल है नहीं। किराए का मकान? जी, मेरे अपने ससुराल वालों का मकान है। उनका मकान? जी, मकान तो मेरा अपना भी नहीं है। बच्चों को जब देखते हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं? उनको इस सफ़र से ना गुजरना पड़े, ये सफ़र ना करना पड़े, ये तकलीफ़ ना देखनी पड़े, उनके लिए क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि आगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ऐसा करूँगा अपने बच्चों के लिए भी, इंशाल्लाह, कि मैं दिखा सकूँ कि कुछ याद करेंगे आगे जाके मेरे बच्चे भी, हमारे लिए कुछ आगे अभी भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं कि अपने आंसू छुपाते हैं, अपना दर्द छुपाते हैं इस मेकअप के पीछे, इस पेंट के पीछे, ये बड़ी हिम्मत वाला काम है। ये हर कोई नहीं कर सकता, जिसका दिल बड़ा और मजबूत है ना, ये भी सिर्फ वही लोग। बेशक। बस एक बात और कि अगर देखने वाले किसी तरह से आपके सपोर्ट करना चाहें, हो सकता है कोई जॉब ऑफर करना चाहें, कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं, जिसमें आप ज़्यादा कमा सकें, जी, क्या ऐसा हो सकता था कि हो सकता है कोई आपको कांटेक्ट कर ले इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल, ड्राइविंग, कोई और काम जो कर सकें आप? जी बिल्कुल। तो प्लीज़ ये देखने वालों के लिए था कि अगर आप चाहते हैं कि आप इनकी सपोर्ट करें इस तरीके से, क्योंकि सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे दें, सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत हो, इदारा हो या कोई इंडिविजुअल हो। सलीम, बहुत शुक्रिया, हम सबको फ़ख्र है आप पर कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप रिस्क के हलाल के लिए आप ये कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थे आप। ये कैसी थी, इसमें दुख तकलीफ़ अपनी जगह, लेकिन इससे मिलता है हौसला भी कि हाथ नहीं फैलाते, किसी से मांगते नहीं हैं। ये है हमारे पाकिस्तानी कि जो रिस्क के हलाल के लिए फिर इतनी मेहनत करते हैं, फिर 11-11 साल सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि कोई दिन तो आएगा जब उन्हें तनख्वाह मिलेगी। और जब वो तनख्वाह मिलती है तो वो
फिर ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि 10,000 कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हम आगे बढ़ के ऐसे लोगों की मदद और ऐसा बाइज्जत रोज़गार का तरीका फराहम कर सके कि उनका घर चलता रहे और आपको दुआएं मिलती रहें। जब हम बात करते हैं टैलेंट की, तो हमने सलीम से आपकी मुलाकात करवाई, एक टैलेंट है ये भी। एक और टैलेंट है आज हमारे पास, आज हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। कैसे नौजवान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिसने इस्लामाबाद से बाबूसर तक पैदल सफ़र किया। तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र फैज़ान ने 8 दिन में मुकम्मल किया। इस दौरान उन्हें 43 डिग्री से -2 डिग्री सेंटीग्रेड का मौसम भी बर्दाश्त करना पड़ा। मंजिल तो स्कर्दू थी, लेकिन एक छोटे से हादसे ने सफ़र ख़त्म करने पर उन्हें मजबूर किया। इस सफ़र के दौरान फैज़ान ने होटल में क़याम नहीं किया। सफ़र का अहवाल जानने के लिए आज फैज़ान हमारे साथ ख़ुद मौजूद हैं। हमने ये सोचा कि इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि ये सफ़र कितना मुश्किल था। सफ़र यकीनन कोई भी सफ़र हो ना आसान नहीं होता है। तो फैज़ान ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो सफ़र था ये यकीनन मुश्किल नहीं था, किसी होटल में क़याम नहीं करना और जनाब सख्त सर्दी भी बर्दाश्त करनी है, गर्मी भी बर्दाश्त करनी है। प्लीज़ ज़रा ये सफ़र की दास्तान जो है ये शेयर करें। जी मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये था कि ये मेरे लिए, पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि 100% स्पिरिचुअली मेरे साथ कनेक्टेड था ये, जितना भी मेरा मतलब जर्नी था ना। तो मैंने स्टार्ट किया था इस्लामाबाद से एंड मेरा मतलब जो टारगेट था वो टिल स्कर्दू तक था, लेकिन मैं बाबूसर तक पहुँच सका था। उसमें ये था कि आई हैड ओनली अ बैग जिसके अंदर मेरा कैम्प था, 2 शर्ट्स, एक ट्राउज़र और उसके अलावा मेरा एक हंटिंग नाइफ होता था उसमें फॉर मतलब सेफ्टी पर्पसेस। ओके। तो अब मैं पहले दिन निकला हूँ, तरनौल पहुंचा हूँ। तरनौल टेक्सला से मैंने हरीपुर पहले दिन पहुंचना था। तो उस दिन टेम्परेचर था 44 डिग्री सेंटीग्रेड और आई वाज वेयरिंग शॉर्ट्स एंड आई वाज स्वेटिंग। और मैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ही कैरी कर सकता था वहाँ पे, क्योंकि ये होता है कि जितना आपका वेट बढ़ता जाएगा आपकी स्पीड स्लो होती जाएगी एंड स्लो तो आप अपनी जगह तक नहीं पहुंच सकते। अब थ्रू आउट द जर्नी इन 8 डेज में मेरे पास जो बैग था उसके अंदर 8 kgs वेट था। तो मतलब मैं 300 किलोमीटर जो मैंने किया है वो 8 kgs के साथ ही किया है। अब पहले दिन आई वाज अबाउट टू कोलैप्स ऑन द हरीपुर हाईवे, क्योंकि वहाँ पे 25 किलोमीटर के ऊपर जो रोड है उस पर एक दरख्त भी नहीं है। मैं आपको मतलब ये लिख के दे सकता हूँ कि उस 25 किलोमीटर रोड जो बनी पड़ी है उस पर कोई दरख्त नहीं। आई वाज लुकिंग फॉर सम शैडो टू सिट इन, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो जैसे ही मैं बिल्कुल कोलैप्स होने वाला था तो मुझे एक पेट्रोल पंप का बोर्ड नज़र आया, तो मैं उसकी तरफ गया हूँ। वो 2 किलोमीटर तकरीबन दूर था और वो आई थिंक 2 किलोमीटर मेरी जर्नी के सबसे मुश्किल 2 किलोमीटर थे, क्योंकि आई वाज डिहाइड्रेटेड और सनबर्न सारा कुछ हो रहा था। लेकिन मैं वहाँ पहुँचा हूँ और मैं आपको एक और बात ये शेयर करना चाहूँगा कि मैंने अकेले क्यों किया है। मेरे साथ लोग ज्वाइन करने के लिए रेडी थे, सारा कुछ था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो हमारी जनरेशन है ना वो सारे मतलब हम सारे एक वेवलेंथ के ऊपर नहीं आते हैं। हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं मेरी नज़र में, जो मेरे हम उम्र बच्चे हैं मतलब जितने भी हैं। तो इसमें यह था कि मैं अल्लाह ताला से मैंने वादा किया था कि मैं अकेला जा रहा हूँ तो मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगा, तो आपने मेरी हिफाजत करनी है, क्योंकि कोई इंसान आपकी हिफाजत नहीं कर सकता जिस तरह आपका खुदा कर सकता है। बेशक। तो मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था। मैंने मट्टी से भी वुज़ू किया, मतलब जिसे तयम्मुम कहते हैं। मैंने ठंडे पानी से भी किया है, उबलते हुए पानी से भी किया है। अब उस पेट्रोल पंप पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं जैसे ही पहुँचा हूँ मुझे मस्जिद नज़र आई है और उसमें जाके मैं कोलैप्स कर गया हूँ। अब अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई है कि वो उस वक्त था अजान का वक्त, तो मुअज्जिन है उसने देखा कि मस्जिद में एक लड़का मतलब इस तरह गिरा हुआ है और वो फेंट हुआ पड़ा है। तो लोग आए हैं, उन्होंने पानी वगैरह मतलब डाला है ऊपर और खड़ा कर दिया है। और अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं मतलब पहला दिन है और अपने गोल तक नहीं पहुंचा और मैं फेंट भी हो गया हूँ। तो मैंने नमाज़ पढ़ी है, उन्होंने खाना वगैरह खिलाया है। पहले ना आप ये चीज़ देखेंगे, जैसे आप इस्लामाबाद से आगे चले जाते हैं ना, वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट कर लें हमारी वाली जो सोसाइटी है, लाहौर, मुल्तान, जिससे आलकोट वगैरह सारे, वो लोग बहुत ज़्यादा हम्बल हैं एंड दे ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज दे कैन। वेरी राइट। अब मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे ना हिम्मत दे, मैंने ना अपना मतलब आज ना गोल पे लाजमी पहुंचना है। तो मैं नमाज़ पढ़ी, 15 मिनट बाद आई वाज ओके, मैं शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने 25 किलोमीटर चला है हरीपुर तक के लिए और उसमें कोई ब्रेक नहीं ली। एक ब्रेक मतलब मैं रुका भी नहीं और मैंने 25 किलोमीटर किया है 42 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। मैं हरीपुर पहुंचा हूँ, वहाँ पे मुझे और लोग मिले हैं। मतलब किसी ने ना मेरी टिकटॉक वीडियो बनाई थी रास्ते में, मतलब वो रुक के उन्होंने कहा हम आपको इंटरव्यू ले लें। मैंने कहा ठीक है ले लें।
अब उन्होंने बनाई, उन्होंने सारा पूछा, तो वो टिकटॉक वीडियो ना एक दिन में ना वायरल होगी, उसमें 1-2 लाख व्यूज आ गए। तो लोगों को ना मतलब पता चलने लग गया, इस तरह मुझे लोग मिलने भी लग गए कि आप वही हो जो पैदल जा रहे हो। क्योंकि आपको रोड पे बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने मतलब शॉर्ट्स पहने हुए हैं, वाइट शर्ट पहनी हुई है, हाथ में हाइकिंग स्टिक है और वो चलते जा रहे हैं शहर के बीच में से दोपहर को 3 बजे। तो लोग नजर पड़ती थी तो वो याद रखते थे कि ये मतलब कोई गुजरा है। तो उसमें ये हुआ है कि महरीपुर पहुंचा हूँ, वहाँ पे मतलब जो लोग थे उन्होंने मतलब पहचान लिया है, उन्होंने मतलब लिम्का वगैरह पिलाया सारा कुछ। अब मेरा ये होता था कि मैं ना ढाबे ढूंढता था। अच्छा। मुझे होटल में स्टे करना, मैं ना मतलब रात को आसमान ताकता था जब भी मैं सोने से पहले ना, मतलब आसमान के नीचे। तो अब ढाबे पे हमने 30 रुपए की चारपाई लेनी है और बस बैग उनके पास रखवाना है और सो जाना है। वैसे मैं मतलब जो बिलोंग करता हूँ, मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ और मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह। तो मुझसे सारे कहते थे कि मतलब आप ये डॉक्टर बन रहे हो और आपको एक ऐसा अजीब सा शौक है कि मतलब आपने जाना है और पैदल जाना है सारा कुछ। वो तो मुझे ना शौक है नए नए लोगों से मिलने का, नई जगहों पे जाने का। अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, आप उन लोगों से मिल ही नहीं सकते जिन लोगों से मैं मिला हुआ हूँ। आपका वो रूट ही नहीं सकता जिनसे मतलब जो मेरा रूट था। तो अब मैं पहुंच गया हूँ, अगले दिन मैं चल रहा हूँ तो मुझे 2 पुलिस वाले मिले हैं, उन्होंने मुझे चाय पिलाई। मेरा पहले 3 दिन का टोटल खर्चा जो था वो था 370 रुपीज। वाह। जस्ट 70 रुपीज। लोग पैसे नहीं लेते थे। मैं दुकान पे जाता था, कोई चीज लेनी है, सारा कुछ है, तो वो कहते थे सर आप ऐसे क्यों, मतलब इस हुलिये में क्यों आए हैं, मतलब ऑल स्वेटिंग हो रही है और कपड़े गीले हैं, गंदे हुए पड़े हैं। तो वो कहते थे कि नहीं कोई मसला नहीं है, आपने पानी ले जाएं, जूस ले जाएं, जो लेके जाना ले जाएं। इस तरह के लोग थे वहाँ एबटाबाद से आगे। तो अब एबटाबाद मैंने क्रॉस कर लिया है, वहाँ पे मेरे पाँव में निकले हैं छाले, क्योंकि मैं एक रेगुलर वॉकर नहीं था इतना। मैंने तकरीबन 2 से 3 हफ्ते इस चीज़ के लिए सिर्फ ट्रेनिंग की थी। हालांकि मतलब मैं वो बंदा था जो ना अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले भी ना पानी पीने के लिए सोचता था कि यार ये क्या है यार, करना पड़ेगा। जो सीधी सी बात है, मैं आपसे मतलब आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट अबाउट दैट। तो फिर मैंने कहा इस चीज़ को चेंज करते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। मेरे रिलीजियसली भी कुछ सवाल थे जो हमारा मुआशरा ऐसा है कि अगर आप उनको करें तो वो आपको ब्लास्फेमी का कंटेंट लगा देंगे, लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा उस चीज़ का। तो मैंने कहा अल्लाह ताला मैं जा रहा हूँ, आप मतलब आप और मेरा कनेक्शन है। आई वाज इन सॉलिटरी 8 दिन, कोई और चीज़ नहीं थी। तो मुझे जो सवाल होते थे ना मैं करता था अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला मुझे अपने मतलब पत्थरों से लेके इंसानों में दर्द में अपने मुझे जवाब मिलता था। और मुझे वो जवाब ही मोटिवेट करता था कि यार मैंने और आगे जाना है। सही। मतलब जहां तक भी पहुंचूं, जहां तक भी जा सकूं, मैंने रुकना नहीं है। और फैजान, ये जो आप इतना मोटिवेट होते थे ना, आपकी अपीयरेंस लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करिए कि अच्छा अगर कोई फैसला आपने कर लिया है तो आप बस अल्लाह ताला के भरोसे निकल जाएं और जनाब बस ज़रूरी सामान अपने साथ रखें। लेकिन ये है कि जो आपकी मंजिल थी, जो हदफ था, खैर उसको आपने नहीं पाया, लेकिन जहाँ तक भी आप पहुँचे वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और ये कि जब हम ऐसे टैलेंट से गुफ्तगू करते हैं ना, और जब हम ऐसे लोगों से गुफ्तगू करते हैं जो कि हमारे लिए सबक आमूज कहानियाँ लेकर आते हैं, जैसे फैजान हमारे लिए लेकर आए कि भाई पैदल चलना है ना तो ज़्यादा सामान नहीं साथ रखना और अपने पाँव के लिए क्रीम रख लेंगे, अगर छाले निकल जाए तो थोड़ी देर बैठ जाए क्रीम लगा के। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 20 जून हॉक्स बे पर हादसे का शिकार होने वाले 38 साला नवीद को मुर्दा समझकर शहरी उसकी वीडियोस बना रहे थे कि शायद वो शख्स मर चुका है, लेकिन एक नेक दिल फरिश्ते ने उसकी मदद की। नवीद की जान कैसे बची, कौन था वो फरिश्ता, शाहनवाज कादिर की रिपोर्ट देखिए। याद भी नहीं है कि मुझे किसने मारा है और मेरी बाइक स्लिप हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे तो होश भी नहीं था। तो बोला वो तो फिर भी पुलिस वाले ने जो है इंसानियत दिखाई। हॉक्स बे से माड़ीपुर गुलबाई की तरफ हम अपने ऑफिस की तरफ वापस आ रहे थे। रोड की साइड पर से ये एक मोटरसाइकिल जो है वो गिरी पड़ी थी और साथ ही एक नौजवान जो है वो औंधे मुँह पहली नज़र पड़ते ही मुझे महसूस हुआ कि शायद खुदा न खास्ता ये गुजर गया है। ये तो मैंने फ़ौरन अपनी गाड़ी साइड पे रोकी, नब्ज़ चेक की तो मुझे महसूस हुआ कि नब्ज़ चल रही है। उसके दिल पे हाथ रखा तो धड़कन महसूस हुई।
और इसी दौरान उसकी कुछ हरकत भी मुझे उसके जिस्म में महसूस हुई। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने जवानों की मदद से उसको उठाया सही है, और अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया और मैं उसको लेके आगे बढ़ा के मैंने कहा किसी करीबी अस्पताल इसको पहुंचाऊं। ये तो इस दौरान जो ज़ख्मी था उसकी मोबाइल की फ़ोन की घंटी बजने लगी, तो मैंने उसको अटेंड किया तो उसके किसी दोस्त का फ़ोन था। मैं उसको बताया कि भाई आपका दोस्त है, उन्होंने कहा आप इंतज़ार करें। मैंने कहा इंतज़ार करने का टाइम नहीं है, सही है, मैं उसको अस्पताल मुंतकिल कर रहा हूँ। उन्होंने जो है मेरी जान बचा ली, और दूसरी बात ये है कि मेरे बच्चे भी हैं पीछे। कम से कम उसने इंसानियत दिखाई। बाकी लोग जितने भी थे और वो तस्वीरें खींचने में लगे हुए थे, वो वीडियो बनाने में लगे हुए थे। उस पुलिस वाले को ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। जिसके दिल में अल्लाह ने रहम डाला, उसने एम्बुलेंस वाले को बुलाया और उसने अस्पताल तक पहुंचाया। लोग जा रहे हैं, इसकी मूवी बना रहे हैं। एक इंसान गिरा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि रोड पे उसका खून पड़ा हुआ है और वो बंदा पड़ा हुआ है। तुम जाके देखो तो सही, इंसानियत थोड़ी सी तो दिल में इंसानियत रखो, अस्पताल तक पहुंचा दो। ये भी तो एक माँ का ही लाल होता है ना। आगे बढ़ते हैं। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब कहते हैं कि मनशियात का जो बढ़ता रुझान है इस पर काम करना होगा। वो कहते हैं कि तालिब इल्मों को चाहिए कि अपने किरदार और काबिलियत को सामने रखते हुए तामीरी सोच के साथ मुल्क की तरक्की और मनशियात की लानत को माशरे से ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें। 3 किस्से आए थे नेशनल प्रेस पे एसिड थ्रोइंग वाले, तो फिल्म बन गई थी वो शबीन और वैद चेन्नई वाली, और जिस पर ऑस्कर भी मिल गया था। पब्लिश रिपोर्ट है क्राइम की यूके की। मोर देन 800 इंसिडेंट्स ऑफ एसिड एंड करोसिव सब्सटेंस थ्रोइंग ऑन पीपल। कहीं आपको पता लगा कोई फिल्म बनी? गायब है मीडिया से। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का कराची में मुनशियात के खिलाफ आलमी दिन पर डाउ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कनाडा के अंदर टोरंटो के अंदर आपको पता है कि वो पाकिस्तानी फैमिली के साथ क्या हुआ। उसके बाद कल अगेन एक वाक़या हुआ जिसमें एक पाकिस्तानी की दाढ़ी उन्होंने काट दी और उसको मारा पीटा। और वो अगर यही काम कराची में हुआ तो अभी तक कराची मोस्ट डेंजरस सिटी डिक्लेयर हो चुका होता। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने न्यूयॉर्क और बरतानिया में जुराइम के वाकयात से कराची का मवाजना किया। कहा हम इतने बुरे नहीं जितना बनाया जाता है। न्यूयॉर्क के अंदर पिछले साल के अंदर 1638 इफ आई रिमेंबर करेक्टली 1600 कुछ हैं, 1638 या 1688 आम डकैतीज हैं। पाकिस्तान ये कराची में 250 हैं, डबल आबादी है हमारी में। तो हम इतने बुरे नहीं हैं जितना बुरा हमें बनाया जाता है, जितना बुरा वो बार बार कहने की वजह से हमने अपने आप को समझना शुरू कर दिया। डीजी रेंजर्स ने बताया उनसे कराची के एक मारूफ बिजनेसमैन ने जिक्र किया कि जिस दिन रेंजर्स कराची से चली गई वो लाहौर मुंतकिल हो जाएंगे। वक्त हो गया ख़त्म, करेंगे मुलाकात कल। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।